Very good evening, friends. Please see this case study. This case study is basically about the eligibility of a resolution applicant. And regarding resolution applicant, we know that there are two main sections which cover the eligibility of resolution applicant. So which are those two sections? कौन कोई बता सकता है कौन कौन से सेक्शन है जब हमने अगर देखना चाहें कि भाई एलिजिबल है या नहीं है तो उनको देखेंगे कौन कौन से सेक्शन है 29 है ही 29 है और दूसरा एक और भी है वो भी 2 से शुरू होता है और ए पे खत्म होता है और बीच में 248 है 240 है यस 240 है तो दीज टू सेक्शंस वी हैव टू सी ठीक है 240 में कुछ लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है 240 क्या बोलता है 240 बोल रहा है अगर एमएसएमई की सीआईआरपी चल रही है ठीक है तो उसका जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट होगा वो उस पे सी और एच क्लॉज नहीं लगेंगी ठीक है कोई डाउट इसमें किसी को नहीं सर क्लियर आपने कर दिया था क्लियर है ना हाँ तो अब आप उस रेफरेंस में और एमएसएमई की डेफिनेशन सबको पता है या नहीं पता एमएसएमई क्या होता है क्योंकि 240 जब हम पढ़ रहे हैं 240 बोल रहा है भाई एमएसएमई है ना या वो प्री पैक भी बोलने लगा अब प्री पैक भी क्या है प्री पैक भी एमएसएमई के लिए इसीलिए उसने प्री पैक भी ले लिया ठीक है कर दिया ना कवर उसने तो अब आप एमएसएमई की डेफिनेशन किसको नहीं पता ये बता दो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जिसको पता है वो ना बताए जो जिसको नहीं पता वो बोले कि मुझे नहीं पता कोई है ऐसे यहाँ जिसको नहीं पता ताकि मैं एक्सप्लेन करूं अदरवाइज तो आगे बढ़ते हैं हाँ जी भाई सभी अनम्यूट करके बोल सकते हैं सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए ओके ठीक है जी तो अब आप ये देखिए चलो ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ये देखिए ये है एमएसएमई की डेफिनेशन क्या कहती है एमएसएमई की डेफिनेशन ये है जी जून 2020 से एमएसएमई की डेफिनेशन में पहले क्या होता था मैन्युफैक्चरिंग की अलग होती मैं थोड़ा धीरे बोलने की कोशिश करूंगा हालांकि मैं तेज अपने आप आवाज निकल जाती है तो देखिए इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों को कंबाइन कर दिया इन्होंने पहले क्या था मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग क्राइटेरिया था और सर्विस के लिए अलग था ठीक है ये क्या कहता है माइक्रो कौन सी है जिसकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है लेस देन 1 करोड़ का मतलब क्या है कि अगर 1 करोड़ भी होगी तो माइक्रो में नहीं आएगी वो स्मॉल में चली जाएगी ठीक है ऐसे ही टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है लेस देन 5 करोड़ का मतलब अगर एग्जैक्टली 5 करोड़ होगी तो वो माइक्रो नहीं वो स्मॉल है ठीक है इतना क्लियर है अगर अपवर्ड चेंज होता है मतलब माइक्रो से स्मॉल स्मॉल से मीडियम तो वो क्या कहता है कि 1 साल तक रहेगा विल मेंटेन इट्स प्रिवेलिंग स्टेटस टिल एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन मतलब अगर आपने 2020 में रजिस्ट्रेशन लिया तो आपका 2021 के एंड तक वही स्टेटस चलेगा अगर रिवर्स ग्रेजुएशन हो गया उल्टा चल लिया स्मॉल से माइक्रो में आ गए मीडियम से स्मॉल में आ गए तो एंटरप्राइज विल कंटिन्यू इट्स प्रेजेंट कैटेगरी टिल द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ठीक है ये भी क्लियर है तो आपको उस साल के एंड तक वो उसी में कंटिन्यू में रखो क्योंकि क्या होता है टर्नओवर तो कभी भी चेंज हो सकती है ठीक है ना तो अगर आपकी टर्नओवर कम हो गई तो आप उसी कैटेगरी में रहोगे मतलब ईयर वाइज होगा आपका ये नहीं कि बीच में चेंज हो जाएगा एक पर्टिकुलर ईयर के लिए एक ही स्टेटस रहेगा आपका ठीक है अब दोनों ही वो बातें हो सकती हैं भाई आपका बढ़ भी सकती है टर्नओवर या कम भी हो सकती है और बेनिफिट कब मिलेगा बेनिफिट मिलेगा ऑफ द चेंज स्टेटस विद इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच सच चेंज टुक प्लेस ठीक है जिस साल में चेंज हुई उस साल से अगले साल के 1 अप्रैल से मिलेगा सिंपल है ठीक है अच्छा अब इसमें क्या कहता है कि भाई उसने क्या किया कि एक वर्ड देखो आप इसमें लिखा एंड माइक्रो इन्वेस्टमेंट इतनी एंड टर्नओवर मतलब और नहीं लिखा दोनों चीजें होनी चाहिए ठीक है
अब इसका सेकंड पॉइंट पढ़ो, इफ एन एंटरप्राइज क्रॉसेस द सीलिंग लिमिट्स specified for its present category in either of the two criteria of investment or turnover। मतलब ये क्या है, ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है एमएसएमई। एमएसएमई में कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई अगर आपने उसको पेमेंट नहीं किया तो आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है, टैक्स ऑडिट में दिखाना है, कई चीजें, ठीक है। एमएसएमई को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो क्या कहता है कि अगर आपकी लिमिट एक्सीड हो गई एक भी क्राइटेरिया में तो आप उस कैटेगरी में नहीं रहोगे। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट तो लेस देन 1 करोड़ रही लेकिन टर्नओवर बढ़ गई 5 करोड़ से ऊपर, तो आप माइक्रो से स्मॉल में आ जाओ, ठीक है। और लेकिन बट नो एंटरप्राइज शैल बी प्लेस्ड इन द लोअर कैटेगरी, क्योंकि माइक्रो को सबसे ज्यादा एडवांटेज है, फिर स्मॉल को, फिर मीडियम को, लेकिन आप लोअर कैटेगरी में आने के लिए आपको दोनों में कम करनी पड़ेगी, ठीक है, अनलेस इट गोज बिलो द सीलिंग स्पेसिफाइड बट इन बोथ द क्राइटेरिया, ठीक है। एक जीएसटीएन नंबर, एक पैन नंबर पे कंपोजिट टर्नओवर डिसाइड करने के लिए ये होगा, ठीक है। आपकी आईटीआर से लिंक्ड होगी जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है। अगर आपकी आईटीआर नहीं है तो पहले साल सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे, अगले साल आईटीआर के बेसिस पे। परचेज वैल्यू ली जाएगी एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आपने मशीनरी खरीदी 5 करोड़ रुपए की, उसके ऊपर जीएसटी लग गया 18%, 90 लाख रुपए, तो आपकी जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी वो बेसिक वैल्यू पर कैलकुलेट होगी, ठीक है। उसके बाद में डेप्रिसिएटेड वैल्यू काउंट होगी, डब्ल्यूडीवी, जिसकी बैलेंस शीट चल रही है, जो पुराने चल रहे हैं। ये तीनों चीजें एक्सक्लूड की जाएंगी, कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, इंडस्ट्रियल सेफ्टी डिवाइसेस और सच अदर। इसका क्या मतलब है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल को वो एनकरेज करना चाहते हैं। भाई पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट आपने लगाया, मान लो पोल्यूशन कंट्रोल का प्लांट लगाया, वो 1 करोड़ का लग गया, उसकी वजह से आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो वो कहते हैं इसको आप एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। यहां तक था आपका एमएसएमई का, ठीक है। एक्सपोर्ट आपको एक्सक्लूड करना है, ठीक है। तो इतना ही है, ये इसको मैं हटा देता हूं यहां से, ये क्योंकि हमने उससे ले लिया ये ना, पीपीआईआरपी से मैंने इसको कर दिया, ठीक है जी। तो अब ये क्लियर हो गया एमएसएमई। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ये एग्जाम्पल लो जी, एग्जाम्पल के हिसाब से आप बताओ डब्ल्यूडीवी कितनी है प्लांट एंड मशीनरी की। हाँ 5 करोड़, ठीक है जी। अब एक बात ये देखो, इसमें क्या है, डायरेक्टर है ए लिमिटेड का, डायरेक्टर है ए लिमिटेड का मिस्टर राम, वो आपका नेबर है, ठीक है। अब वो नेबर होने के बाद में वो एक बी लिमिटेड को एक्वायर करना चाहता है। एक्वायर मतलब ही वांट्स टू बी ए प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, ऐसा समझ लो, ही वांट टू बी ए प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। एक्वायर थोड़ा लूज वर्ड है, तो ये अब वो कह रहा है भाई श्रीनिवास जी को बड़ी नॉलेज है, ये आईबीसी पढ़ते रहते हैं, कहते हैं मैं रोज क्लास अटेंड करता हूँ, इनसे पूछते हैं कि भाई मैं इस कंपनी को खरीद सकता हूँ, नहीं खरीद सकता, ठीक है। He wants your help in submitting the application in response to EOI published in newspaper of B Limited which is under CIRP। एक कंपनी है जिसकी CIRP शुरू हो चुकी है, उसकी ये बैलेंस शीट दे रखी है। किसकी बैलेंस शीट है, जिसकी CIRP शुरू हो गई है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि इस टेबल की शेप में आए, वो आपको वैसे ही दे देगा, रनिंग में दे देगा कि डब्ल्यूडीवी प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू इतनी थी या इतने इन 95 में परचेज की थी, उस पर 2 साल 10% डेप्रिसिएशन लग गया, कुछ भी करके बता सकता है, ठीक है। उसका पर्पस क्या रहेगा कि आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू बताना, ठीक है। ये बाकी इधर ड्यूज वगैरह दे रखे। आगे चलते हैं, ये प्रॉफिट लॉस काउंट है। प्रॉफिट लॉस काउंट में आपको किस पर्पस से बताया उसने, टर्नओवर के पर्पस से, ठीक है। तो आपके पास 2 फिगरें आ गई, ठीक है। एक तो आ गई आपके पास टर्नओवर, टर्नओवर आप लिखते रहिए, टर्नओवर आ गई 50 करोड़, ठीक है। और आपकी आ गई डब्ल्यूडीवी 5 करोड़, ठीक है। अभी तक 2 चीजें हैं हमारे पास। वैसे उसने कहीं बताएगा नहीं कि एमएसएमई की है ये, ठीक है ना, ये केस स्टडी मैंने खुद ही बना रखी है, तो उसने जो है वो कहीं बताएगा नहीं आपको
जैसे हम तो बता देते हैं ये फास्ट ट्रैक की है, इसकी है, उसकी है, लेकिन वो ऐसे कहीं नहीं बताएगा आपको, आपको खुद जज करना है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है कि वन ऑफ द क्रेडिटर्स टू whom 50 lakhs was due towards supply of raw material could not be paid his outstanding dues due to paucity of funds। इसका क्या मतलब, एक ओसी था, ठीक है, ओसी ने 50 लाख रुपए लेने थे, ठीक है। However, the creditor, understanding the predicament of B Limited, decided to extend the period from 45 days to 60 days। अब इसने क्या कहा, इसने जो है नॉर्मली 45 डेज का पीरियड रहता है, तो इसने कह दिया भाई ठीक है, मैं आप पैसे नहीं बाद में दे देना, कोई बात। इसका मतलब उसने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, द सिक्योर्ड लोन अवेल्ड बाय ए लिमिटेड फ्रॉम नेशनल बैंक हैज टर्न्ड इनटू एनपीए एंड इज सो फॉर द पास्ट 370 डेज। अब इस सेंटेंस की क्या रेलेवेंस है यहाँ पर, ये बताइए। एनपीए डिक्लेयर करने का जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 29C का वो हो गया ना जी, सी 29A में सी का क्लॉज है। हाँ हाँ, अब ये तो लोन तो है ए का, ए लिमिटेड का, और बंदा खरीदना चाह रहा है मिस्टर राम, तो भी क्या आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर वो तब भी, हाँ हाँ, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्टर है ना जी, राम तो हाँ डायरेक्टर है। डायरेक्टर है, ठीक है जी। तो अब क्या है, अब आगे चलते हैं, क्या बोलता है, ये मिस्टर राम जो है इसने गारंटी भी दे रखी थी 20 लाख रुपए की टू वन ऑफ द क्रेडिटर्स। एक क्रेडिटर था मिस्टर सी। मिस्टर सी किसका क्रेडिटर था? बी लिमिटेड का, ठीक है। अब सी को पैसे नहीं मिले, सी को पैसे नहीं मिले तो सी क्या करने लगा, सी बी के पास गया। बी कहने लगा भाई मैं एक कंगला हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है। बी लिमिटेड फेल टू पे। अब सी ने कहा यार मेरे पास तो दूसरी ऑप्शन भी है, मैं गारंटी दे रखी है राम ने, मैं राम के बैंक के पास, गारंटी निकालो यार, अकाउंटेंट को बोला गारंटी निकालो, गारंटी निकाल के उसके बैंक के पास गया, बोला ये भी कंगला है, इसके पास भी कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इसने कहा इन्वोक कर दो बैंक गारंटी। क्या इन्वोक करके क्या, इसके पैसे हो गए तभी तो मैं दूंगा। बैंक कह रहा है मैंने थोड़ी गारंटी दे रखी है, इसके पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्या करूं, तो वो गारंटी भी इट रिमेन्ड अनपेड, ठीक है। तो सी बेचारा परेशान हो गया। सी क्या करे, सी ने क्या करा, सी कह रहा यार मैं आईबीसी में लगा देता हूँ एप्लीकेशन। श्रीनिवास जी ने बोल दिया भाई ऐसा सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा दे तुम अगेंस्ट बी लिमिटेड। पहले उसने कहा कंपनी के अगेंस्ट मैं पहले लगाता हूँ, और वो एडमिट भी हो गई एनसीएलटी में, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है इसका क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, ये जो पैरा हमने दिया इसका क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि सिग्निफिकेंस ये है ना सर कि ये बैंक ने नहीं लगाई एप्लीकेशन, जो लगाई है वो किसी थर्ड पार्टी ने लगाई है। हाँ हाँ, नहीं तो सी ने भी तो लोन दे सकता है ना, फाइनेंशियल क्रेडिटर तो लग सकता है ना भाई। सी जो है वो फाइनेंशियल, बैंक को जरूरी थोड़ी है सेक्शन 7 कोई बैंक भी लगाएगा, ऐसा कुछ थोड़ी कहा, किसी ने भी लोन दिया वो लगा देगा। हाँ कोई भी लगाएगा, एफसी है लेकिन वो एफसी है, हाँ एफसी तो हमने बताया नहीं डायरेक्टली, हमने कुछ नहीं बताया, हमने क्या कहा कि उसने 7 की एप्लीकेशन लगाई, तो 7 की है तो एफसी की होगी ना। हाँ एफसी, हाँ। मुझे एक समझ में नहीं आया, ये जो बैंक गारंटी आप बोल रहे हैं इन्वोक किया उन्होंने, हाँ। और बैंक भी बोलता है पैसा नहीं देगा, ऑन द कॉन्ट्री बैंक इज वी हियर बाय अंडरटेक टू पे यू। अभी बैंक को उससे लेना है वो अलग बात है, लेकिन बैंक को तो पैसा देना पड़ेगा बैंक गारंटी का। बैंक कैन नॉट से दैट आई कैन नॉट पे यू करके, हाउ कैन बैंक से, क्योंकि उसका अंडरटेकिंग है, वी हियर बाय अंडरटेक टू पे द अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर देयर इज अ डिस्प्यूट डिफरेंसेस ब्ला 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 जो भी कुछ है, तो बैंक ना कैसे बोल सकता है उसको। हाँ, अभी बैंक को कैसा मिलना पैसा वो आदमी से, वो अलग बात है, दैट इज बिटवीन देम एंड देम, दैट वी आर देखो नॉट। ऐसा होता है, बैंक भी देता नहीं है, बैंक के पास पैसा नहीं, वैसे वो देने लग गया फिर तो हो गया। बैंक गारंटियां तो कई लोग इशू करा देते हैं, बैंक गारंटी में मार्जिन होता है उसका, वो तो मार्जिन लेके बैंक गारंटी इशू करता है ना बैंक। हाँ, लेकिन बैंक गारंटी का वर्डिंग देखेंगे तो वी हियर बाय अंडरटेक टू पे, आप merely on demand। आप 29 एक बार देख लो, 29 का एच क्लॉज पढ़ो। 29A हैज एक्सिक्यूटेड ए गारंटी इन फेवर ऑफ ए क्रेडिटर। तो हम बैंक गारंटी, बैंक गारंटी छोड़ देते हैं यहाँ पर, बैंक छोड़ देंगे। क्या है बैंक गारंटी, बैंक ना नहीं बोल सकते, फिर ओम्बड्समैन में जाके बैंक के अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। तो हम क्या है ना, सी रोड टू राम, हम सीधा ये कहते हैं। बैंक को छोड़ दो, अगर बैंक गारंटी आप करेंगे तो वो हाँ, गलत तो हो जाएगा। सी रोड टू मिस्टर राम टू इन्वोक द गारंटी, ठीक है। हाँ, तो इन्होंने गारंटी इन्वोक किया, उसके बाद में क्या हो गया? हाँ, वो राम बोला मेरे पास तो कुछ नहीं भाई,
मैंने गारंटी दी थी उस टाइम, दे दी थी मेरी बी लिमिटेड ने मुझे बोला, मैंने गारंटी दे दी। मैं डायरेक्टर था उस कंपनी में, मेरे पास भी कुछ नहीं है भाई, मैं भी कंगला हूं। तो सी बोला भाई ये देखो ऐसा है कि ना मुझे कंपनी पैसे दे रही ना तुम पैसे दे रहे, मैं कहा जाऊं। श्रीनिवास जी ने बोला भाई सेक्शन 7 की एप्लीकेशन लगा दो, तुम फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, और एडमिट भी हो गई। थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है बैंक गारंटी का पॉइंट। नहीं बैंक गारंटी तो है ही नहीं ना यहाँ, अब गारंटी हो नहीं गई। नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि अगर बैंक गारंटी दिया है तो बैंक का, अगर बैंक गारंटी का टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे आप कोई भी, वी हियर में अंडरटेक टू हमने पे, तो तो छोड़ बैंक को तो दिया ना, पैसा देना ही है, हमने बैंक को छोड़, पैसा देना ही है। अरे अरुण जी हमने हाँ, बैंक का नाम ही छोड़ दिया, हमने गारंटी लिख दिया। गारंटी तो वैसे भी दे सकता ना कोई। अच्छा, वो पर्सनल गारंटी हो सकता है, बैंक गारंटी नहीं हो सकता है। हाँ हमने पर्सनल, हमने वर्ड बैंक छोड़ दिया इसमें। अच्छा तो पर्सनल, अगर पर्सनल है तो अलग बात है, करेक्ट। क्योंकि देखो एच क्लॉज क्या कहता है, हैज तो वहां एक्सिक्यूटेड पे ए आप इंडिविजुअल गारंटी में जा सकते हैं उसके अगेंस्ट में, है पार्ट 3 में जा सकते हैं क्या उसको अगेंस्ट, अगेंस्ट। कॉर्पोरेट गारंटर है ना वो। हाँ कॉर्पोरेट गारंटर होगा ना। हाँ, और हम तो corporate- उसके अगेंस्ट में गए भी नहीं, वैसे तो हम जा सकते थे लेकिन हम गए अच्छा। नहीं, हम तो कंपनी के अगेंस्ट में करा ना। ठीक है, ओके। हमने तो बी लिमिटेड के अगेंस्ट में करा, वैसे जा सकते हो मिस्टर राम के अगेंस्ट में, को कॉर्पोरेट गारंटर है। तो तो डायरेक्टली डीआरटी में जाया जाए और फिर हाँ उसमें हाँ, क्योंकि ऐसा है, देखो इसमें दो ऑप्शन है, वो कंपनी के अगेंस्ट में एप्लीकेशन लगाए, दूसरी ऑप्शन है कि वो मिस्टर राम, वो उसको पता चले कंपनी के पास कुछ नहीं, मिस्टर राम के अगेंस्ट में भी डायरेक्शन लगा सकता है, वो डीआरटी में लगेगी। हाँ, वो अगर पार्ट 3 में। अगर 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 कंपनी की सीआईआरपी शुरू नहीं हुई तो, अगर मान लो पहले कंपनी की सीआईआरपी शुरू हो गई फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो यहाँ लगी है तो वो भी यही लगेगी, ठीक है, एनसीएलटी में। लेकिन अगर कंपनी के अगेंस्ट में प्रोसीड नहीं किया, भाई उसकी चॉइस है ना, जिसके जिसने पैसे लेने हैं वो कहेगा कंपनी के पास कुछ है ही नहीं, मान लो सॉफ्टवेयर कंपनी है इसके पास कुछ है ही नहीं, तो मैं इसके अगेंस्ट में क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, वो सीधा गारंटर के अगेंस्ट में जाएगा, गारंटर के अगेंस्ट में वहां लगाएगा, क्योंकि गारंटर भी एन इंडिविजुअल। गारंटर अगर कंपनी होगी तो यही लगेगी पार्ट 2 में, गारंटर अगर इंडिविजुअल होगा तो पार्ट 3 में लगेगी। और उसके बाद में भी मान लो सीआईआरपी शुरू हो गई कंपनी की तो फिर यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, यही तो सेक्शन 60 बोलता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया कि ये पॉइंट अब आपका एच क्लॉज में कवर हो गया। ठीक है जी, क्यों? हाँ जी। अब आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मशीनरी जो आपकी आईटीआर में है वो 4.5 है। ठीक है जी, अब आईटीआर में आपकी 4.5 है। तो अब आप बताइए कि टर्नओवर हो गई उसकी 50, डब्ल्यूडीवी हो गई 5, आईटीआर में वैल्यू हो गई 4.5। ठीक है, तो अब आप बताओ, ये पहले तो ये बताओ कि किस में आएगी, एमएसएमई में आएगी, अगर आएगी तो माइक्रो स्मॉल मीडियम कहां पर आएगी? स्मॉल है ये देखो, अब ये सामने नजर आ रहा है आपको। स्मॉल में क्या कह रहा है? स्मॉल में कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट आपकी 10 से कम होनी चाहिए, तो 10 से कम है, और टर्नओवर आपकी 50 से कम होनी चाहिए, तो 50 से कम कहाँ है? 50 से कम तो नहीं है, 50 है ना जी पूरी। 50 है तो मीडियम में जाएगी ना, स्मॉल में क्यों आएगी? क्यों जी? तो जो स्मॉल कह रहे हैं गलत कह रहे हैं ना। हाँ जी, मीडियम में जाएगा सर। हाँ मीडियम में आएगी। ठीक है जी, तो अब ये एमएसएमई है, और एमएसएमई होने की वजह से ये जो दोनों क्लॉज हैं, ये वाली जो इसका जो ए लिमिटेड ने बैंक से लोन लिया था जिसका ये डायरेक्टर है, ठीक है, तो वो इस वजह से ये भी जो ये क्लॉज सी में कवर्ड होता है 29A का, तो ये इनएलिजिबिलिटी नहीं आई। दूसरी बात, ये इसने गारंटी दी थी, इसने गारंटी किसकी दी थी? इसने गारंटी एक कंपनी की दी थी, और उसी क्रेडिटर ने जिसको गारंटी दी थी इसने, उसी ने ही एप्लीकेशन लगाई, यही क्लॉज एच कहता है। अगर एप्लीकेशन किसी और ने लगाई होती तो फिर ये वाला एच क्लॉज एप्लीकेबल ही नहीं होता, किसी भी एप्लीकेबल ही नहीं होता, वो एप्लीकेबल ही नहीं। लेकिन अब तो एमएसएमई में नहीं लगी। ये गुप्ता जी, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे देखते हैं? क्या मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो लिखा हुआ है या नेटवर्क देखी जाती है? जो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है। नहीं, इन्वेस्टमेंट का मीनिंग मैंने बताया ना आपको। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है प्लांट एंड मशीनरी, ये अच्छा, कंपोजिट क्राइटेरिया, ये मैंने बताया आपको, ये है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। तो इन्वेस्टमेंट आपकी प्लांट एंड मशीनरी दिखनी है, फर्नीचर फिक्सचर इसमें से अवॉइड होते हैं, ये लिखा है अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स।
तो और इसमें क्या है कि आपको जो आईटीआर अच्छा के जी। हिसाब से वैल्यू लेनी पड़ती है, पूरा दिया मैंने बताया, थोड़ा शायद आपने बाद में ज्वाइन किया, तो ये पूरी चीज हम्म बताई मैंने, ये एमएसएमई में आता है। और उसमें भी ये चीज निकाल दोगे आप, पोल्यूशन कंट्रोल, रिसर्च और इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो एग्जाम में ये भी दे सकता है कि भाई इसकी कॉस्ट इतनी है, तो वो भी आपको निकालनी है। हम्म ठीक है जी। टर्नओवर में आपको हम्म, एक्सपोर्ट टर्नओवर निकालनी, मतलब वो अलग अलग टर्नओवर दे दे, एक्सपोर्ट और इंडियन ऐसे दे सकता है बना के, ठीक है ना जी। और आपको एक पेन ठीक। पे ये लेनी है, तो ये है हमारा क्राइटेरिया। तो ये एमएसएमई, ये सब कैलकुलेशन ऑफ क्राइटेरिया आपने जो बताया ना अभी, इन्वेस्टमेंट और हाँ इसका, वो हाँ एमएसएमई एक्ट में लिखा है क्या? कहाँ पे लिखा है? वो एक्ट में लिखा है, एमएसएमई एक्ट में है क्या प्रोविजन वो? अभी आपने बिल्कुल बताया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ एमएसएमई एक्ट के साथ में रूल्स पढ़ो, रूल्स में लिखा हुआ है सब। अच्छा, ओके। एक्ट, जो भी एक्ट आपको पढ़ना है अलॉन्ग विद रूल्स ही पढ़ना है ना। और इसका तो नोटिफिकेशन आया था बकायदा, ये 25 जून को, 26 जून को नोटिफिकेशन आया। जून नहीं का नहीं आपने नहीं 26 जून नहीं नहीं, मैंने कहना था कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट कितना है, टर्नओवर कितना एक है। मिनट लगता है, तो टर्नओवर दे हाँ, रखी है उसने। हम्म, ये टर्नओवर 50 क्या है, सेल्स ही तो टर्नओवर होती है। 50 करोड़। बस कंफ्यूज करने के लिए वो थोड़ा डाल सकता है, एक्सपोर्ट इतनी थी, हाँ, इंपोर्ट इतनी थी, तो तो इसीलिए तो मैं मतलब वो आपको हिंट तो दे ही रहा हूँ ना, मैं डोमेस्टिक। बता रहा हूँ ना, इतना तो डाल ही सकता हूँ। और सर वो आप एक्सपोर्ट वैसे ही काउंट नहीं होगा ना? नहीं एक्सपोर्ट, और इसमें क्या है, वो इतना आसान भी नहीं देगा आपको प्रॉफिट लॉस ऐसे पहले, वो लिख के देगा आपको, वो आपको लिख करके देगा, मतलब टेबुलर फॉर्म में नहीं देगा वो, टेबुलर मतलब फॉर्म में नहीं देगा। पैराग्राफ पर। हाँ, वो तो ये कह देगा कि उसने जीएसटी की रिटर्न देखी, जीएसटी की रिटर्न में ये उसको नजर आया क्या जी, ये था एक्सपोर्ट टर्नओवर ये थी, एग्जेम्प्ट टर्नओवर इतनी थी, वो दो चार कहानियां और कर देगा, ठीक है नहीं। तो लेकिन आपको एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सपोर्ट और वो बाकी दूसरी वाली देखनी। तो बेसिकली प्रैक्टिस करनी है कि हाउ टू अराइव एट द टर्नओवर एंड हाउ टू अराइव एट द यस, सेल्स, हाँ, उसको क्योंकि प्रैक्टिस देखो करनी है। इसको ये पता है इसकी मैं क्यों इंपॉर्टेंस इसको दे रहा हूँ, और एक केस स्टडी आ सकती है, क्योंकि इसका कारण है, कारण ये है कि देखो ये 29A को भी कवर कर रही है, 240A को भी कवर कर रही है, एमएसएमई एक्ट भी हमारे सिलेबस में है, उसको भी कवर कर रही है। तो आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, ये सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं, ठीक है जी। ओके। अब आगे चले, अब दूसरा देख लो, ये वाली तो हो गई, तो ये दे सकता, ये इसमें एक पॉइंट और रह गया, क्या रह गया, वो ये रह गया कि भाई इसी कंपनी के लिए इसने गारंटी दी थी, इसने इसी कंपनी के लिए गारंटी दी थी ना, बी लिमिटेड के लिए ही, बी लिमिटेड के क्रेडिटर को गारंटी दी थी, और अब यही उसका रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनना चाह रहा है, तो क्या बन सकता है? एक बार 240A को दोबारा पढ़ लेते, ठीक है। नहीं, ये नहीं बन सकता। एक मिनट 240A पढ़ो ऐसे, फिर बताओ। तो भाई तुम ही तो इसकी बर्बादी के जिम्मेदार हो, और तुम कह रहे हो हम ही खरीदेंगे इस कंपनी को। तो 240A क्या बोलता है? 240A बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग, जो एक्ट में लिखा हम तो वही पढ़ेंगे, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस कोड, द प्रोविजंस ऑफ क्लॉज सी एंड क्लॉज एच, दो हमने दोनों एक्सप्लेन किया आपको, सी और एच, ऑफ सेक्शन 29A shall not apply to the resolution applicant in respect of CIRP or prepack of any MSME, any MSME लिखा, एनी एमएसएमई का मतलब तो वो भी हो सकती है जिसके लिए ये जिम्मेदार है, एनी लिखा उसने, अदरवाइज एनी क्यों लिखता? तो मेरा स्ट्रेस तो एनी वर्ड पर है कि भाई वो किसी भी एमएसएमई का। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 1, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय नोटिफिकेशन डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड shall not apply to MSME with such modification, वो अलग चीज है, ठीक है, ठीक है जी। तो अब यहां पर भी वो दे दिया चीज, वो जो आप कह रहे हो ना चक्रवर्ती जी, जो आप बता रहे थे, यहां पर दे रखी है इसमें एमएसएमई, जो हमारे पास कंपेंडियम है, कंपेंडियम में दे रखा है ये माइक्रो स्मॉल, लेकिन ये पुरानी डेफिनेशन दे रखी है इसमें, ठीक है, ये नहीं पढ़नी है आपको, ये जो यहाँ डेफिनेशन दे रखी है ये भी पुरानी दे रखी है,
आप 26 जून वाली पढ़नी है। हाँ 26 जून वाली पढ़नी है, आप चेक कर लेना ये, ठीक है जी। तो मेरे अच्छा, हिसाब ये से जो सुनील जी, आप अ, एग्री करते हो ना मेरे से कि वो कह रहा है एनी एमएसएमई, हाँ एनी जी, एमएसएमई वो ठीक। मतलब जिसकी बर्बादी के लिए ये जिम्मेदार था उसको भी ये खरीद सकता है। सर सर हाँ सर ये 240A2 में स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन आ रहा है, हाँ, वो नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा सर? कहाँ नोटिफिकेशन? नहीं, वो कह रहा है एज मे बी स्पेसिफाइड, अभी स्पेसिफाइड कुछ हुआ नहीं है, ऐसा है वो तो फ्यूचर चल के कभी। अब वो तो ऐसा ना, वो एक अपने पास पावर रख लेते हैं भाई, वो कुछ करना चाहेंगे तो उसमें कर देंगे। हमने इस पर भी अलग से रिसर्च किया था कि कितने नोटिफिकेशन लिखे हो, किस पर आया किस पर नहीं आया, तो बहुत सारे पे वो लिखा एज में भी नोटिफाइड, लेकिन वो सारे आ थोड़ी गए हैं, जरूरी नहीं आए, वो बाद में भी दे सकता है नोटिफिकेशन। ओके सर। बट हमारा जो एनी पर स्ट्रेस है वो एनी एमएसएमई मतलब जिसके लिए ये जिम्मेदार था उसको भी ये खरीद सकता है, ठीक है। आई होप नाउ इट इज आई एम क्लियर। एक ही खाली वो चार्ट किया यार, जरा थोड़ा चार्ट बताइए वो जरा, टर्नओवर और सेल्स इसका। ये रहा हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट समझो 50 लाख है और टर्नओवर समझो हाँ। यानी एक क्रॉस होगा, कोई बात नहीं, हाँ, एक इन्वेस्टमेंट में आज आप- टच हो रहा है और आप- दूसरा आप- टर्नओवर में टच हो रहा है, तो आप किसको आप cross- फिगर बताओ, आप फिगर बताओ ना, आप फिगर बताओ, फिगर ही तो कुछ होगी ना, इन्वेस्टमेंट की फिगर बोलो, क्या फिगर है बताओ। इन्वेस्टमेंट के समझो 2 करोड़ है 2 है, करोड़, तो वो ठीक आ है, सकती है। हाँ, और टर्नओवर और बताओ। टर्नओवर समझो उसका ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन समझो 11 करोड़ या समझो 9 करोड़ है उसमें, या 6 टर्नओवर करोड़ है, टर्नओवर नहीं, एक फिगर बताओ, टर्नओवर कितनी है? टेक 6 करोड़। 6 करोड़ है, हाँ, हाँ, तो अब वो क्या कह रहा है, अब वो तो कह कौन रहा से है कैटेगरी में आएगा? स्मॉल में। टर्नओवर उसकी लेस देन 5 थोड़ी है, हाँ, मतलब लेस देन 5। 6 आप उल्टा देखोगे, देखो आप ऐसा है, आप देखोगे किसमें नहीं आएगा, सबसे निचले वाले से चलोगे आप, सबसे पहले आप देखोगे भाई, समझो देखो, मैं बोला टर्नओवर 6 करोड़ से। एक मिनट, आपको देखो सबसे ज्यादा एडवांटेज किसमें, माइक्रो में, ठीक है, हम्म। माइक्रो को सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं, उससे ऊपर फिर स्मॉल को मिलते हैं, फिर मीडियम को मिलते हैं, तो आप सबसे पहले माइक्रो में जाना चाहोगे, है ना। अगर आप माइक्रो में ना जा पाए तब आप स्मॉल में जाना चाहोगे। अब इन्वेस्टमेंट आपकी है 2 करोड़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप माइक्रो में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते ना, नहीं। और टर्नओवर आपकी 6 करोड़ है, नहीं जा सकते, अब आप स्मॉल पे चलो। इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़, यस, टर्नओवर लेस देन 50, यस, स्मॉल में चले गए। अच्छा, ओके। मतलब आप उल्टा चलोगे, और इसमें मैंने पूरा बताया आपको, यहां देखो आप, वो कह रहा है कि अगर आप एक में हो, वो आपको 2 साल की बैलेंस शीट में, अगर मेरे को पेपर सेट करने देंगे तो मैं तो ऐसे भी बना दूंगा, 2 साल की बैलेंस शीट बना दूंगा, और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। पता है क्यों, क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दी, ठीक है, तो अगर आपने एक में भी क्रॉस कर दी ना, तो आप उस कैटेगरी में नहीं रहोगे और हायर कैटेगरी में चले जाओगे, और नीचे जाने के लिए दोनों में नीचे जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसी एग्जाम्पल को हम और कॉम्प्लिकेट भी कर सकते हैं, उस एग्जाम्पल में हम 2 साल की बैलेंस शीट देते हैं आपको। मत करना, सर, हमको अगर पास हो रहा है हमें पास हो रहा है यार। इतना मुश्किल ना करो सर। सर, अगर ड्यूरिंग द ईयर टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट चेंज होता है, हाँ, और तो एट द वो बताया ना मैंने, वो देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वो कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर या तो आप ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे, अगर अपवर्ड चेंज होगा तो अपवर्ड चेंज होगा, तो 1 साल तक फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल, जिस साल में आपने रजिस्ट्रेशन लिया उससे 1 साल बाद तक आप उसी कैटेगरी में रहोगे, ठीक है। और अगर रिवर्स ग्रेजुएशन होगा आपका, मतलब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो एंटरप्राइज विल कंटिन्यू दी प्रेजेंट कैटेगरी टिल द, मतलब फाइनेंशियल ईयर वाइज होगा जो भी कैलकुलेशन होगा। मतलब एट द ईयर एंड देखा जाएगा कि क्या टर्नओवर है, क्या इन्वेस्टमेंट है, हाँ, अगर बीच में कुछ चेंजेस हुआ तो उसका फर्क नहीं पड़ता भाई, एनुअल टर्न एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, यस, एट द बिगनिंग ऑफ द अप्रैल को देखा जाएगा। हाँ जी, जो भी स्टेटस है वो 1 अप्रैल को देखा जाएगा। ये बीच में ना थोड़ा सा मेरे को लगता है डिस्टरबेंस हुआ था, ये वाला, ठीक है जी, ओके, गो अहेड। ठीक है, अब क्लियर है।
देखो अब इसका सवाल आए तो इसमें कोई वो नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और एक पैन नंबर एक जीएसटी नंबर पे सारी का करोगे, एक्सपोर्ट को आप काउंट नहीं करोगे। R&D, export, environment, चाहे सेकंड हेड हो, सेकंड हेड फर्स्ट हो, वो सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पहली बार अगर आपने कोई आईटीआर फाइल लिखी तो सेल्फ डिक्लेरेशन, और डब्ल्यूडी भी लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है, और इनको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा इसको बाद में ले लेते हैं। उसका क्वेश्चन तो कर ले सर पहले, किसका? पहले वाले का। अब पहले वाले में क्वेश्चन क्या रह गया? पहले वाले में देखो ऐसा है, पहले वाले के क्वेश्चन आप देखो बनाओगे, क्या बनाओगे? सबसे पहला तो ये बना दोगे कि भाई ये वाली जो सिक्योर्ड लोन वाली जो क्लॉज है, ये अगर आप एनपी हो तो कौन से उसमें कवर होती है? आपको बेसिकली तो क्या है कि विच आर दी सेक्शंस कवर्ड इन द केस स्टडी, ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप। इसमें 29A और 240A पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या ये जो इनएलिजिबिलिटी है इसकी वजह से ये इनएलिजिबिलिटी इस केस में अट्रैक्ट होंगी या नहीं होगी। तीसरी बात ये जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड क्या क्या कोई स्पेशल कैटेगरी में आती है, एमएसएमई में आती है, किस में आती है? एमएसएमई में अगर आती है तो माइक्रो स्मॉल मीडियम किस में आती है? ये भी क्वेश्चन हो सकता है। और एक और बात, एक और क्वेश्चन हो सकता है कि भाई देखो अगर आप उस कंपनी, जो आदमी किसी कंपनी की सीआईआरपी के लिए जिम्मेदार हो, क्या वो भी किसी कोई ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि वो खुद ही रेजोल्यूशन एप्लीकेंट हो जाए? वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मैं ये कह रहा था जी, जैसे अब इस केस की अगर हम बात करें, हाँ, तो क्योंकि रामलाल की अपनी सीआईआरपी चल गई। रामलाल की कहाँ चल गई? आपने कहा ना मिस्टर राम की होगी ना, राम इज गारंटी है और सी ने नहीं इसकी सीआईआरपी कहाँ चली? इसकी सीआईआरपी सॉरी अगेंस्ट बी लिमिटेड की चली, बी लिमिटेड की। ठीक है सर, ठीक। सेक्शन 7 है, 7 भी तो पार्ट 2 में ही आ रहा है ना, 7 भी पार्ट 2। बस। तो रामलाल तो खरीदना चाह रहा है इस कंपनी को। भाई ऐसा कई बार ऐसा भी हो जाता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके बाद पैसे नहीं होंगे, आज पैसे होंगे। फिर एक और बात भी है, देखो मिस्टर राम जो खरीदना चाह रहा है, जरूरी थोड़ी वो इंडिविजुअल में, वो और लोगों के साथ मिलके कोई एसपीवी बना ले, उसमें खरीद लेगा, ऐसा है ना? हाँ, वो तो किसी तरह से भी कर सकता है। हाँ, वो किसी पार्टनरशिप फर्म के साथ मिल जाए, किसी इंडिविजुअल के साथ मिल जाए, किसी कंपनी के साथ मिल जाए। वो तो एक जनरल बात कही उसने कि वो ऐसा तो नहीं कि उसको एंट्री बैन है, ऐसा एंट्री बैन कहीं नहीं उसको, नहीं है जी। एक चीज और सर, जैसे ये 370 डेज आपने जो एनपीए का दिया है, हाँ 370 डेज ही दिया मोर देन 1 ईयर करने के लिए, लेकिन वो मोर देन 1 ईयर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ सीआईआरपी है। हाँ तो उसका यहाँ हम कैसे रेलेवेंस निकालेंगे? क्योंकि हमें यहाँ कब से सीआईआरपी चल रही है उसकी डेट नहीं मालूम। नहीं हमें कोई मतलब नहीं है, हमें ऐसा है ना, वो तो कह रहा है कि भाई एक साल से ज्यादा हो गया उसको, एक साल से ज्यादा हो, 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो वो एनपीए अकाउंट है, हमें तो 29C का सी लेना है बेसिकली जो आप। हाँ लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कमेंसमेंट ऑफ डेट हमें पता नहीं है, क्योंकि ये जो 365 डेज या 1 ईयर की बात करता है, तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं ना, विच इज अंडर सीआईआरपी विद इफेक्ट फ्रॉम, ऐसे कर देंगे हम। हाँ, वो कोई डेट अगर वहां आ जाएगी तो 370 डेज की रेलेवेंस फिर ज्यादा बेटर होगी। हम यहाँ दे देते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम, क्या दे दें इसमें? इसका नाम, इसका देते हैं 1 जनवरी 2020, ये दे दें 2019 दे दो, ठीक है जी। इसकी सीआईआरपी 1 जनवरी 2019 से शुरू हो गई, और ये जो अकाउंट पेंडिंग है आपका, ये वाला, ये पेंडिंग है सिंस आप यहाँ पर डेट दे दो, यहाँ पर जो है ये आपका 20 दिसंबर से पेंडिंग है, 20 दिसंबर 2017 से, ठीक है जी, है ना? ठीक हो गया जी, ऐसे दे दो। तो 20 दिसंबर 2017 से पेंडिंग है, 1 साल से ज्यादा हो गया, 20 दिसंबर 2018 को 1 साल हो जाएगा, 1 साल से ज्यादा पेंडिंग है। हाँ जी, ऐसे दे दो, ठीक है ना? हाँ जी, जब से सीआईआरपी कमेंस हुई, हाँ, जब सीआर कमेंस हुई उससे पहले का, एक साल का लेना, तो उससे पहले का वो 1 साल से पहले कर दिया आपने इसको। हाँ जी, ठीक बात है। तो बिल्कुल परफेक्ट हो गया अभी, है ना? बहुत ही अच्छा हो गया। चलो बाकी रहे क्वेश्चन को, देखो ऐसा होता है, अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए ना, क्वेश्चन तो बनाना कोई मुश्किल नहीं, क्वेश्चन तो आप वो तो बात ठीक है। मेरे का शायद आपने कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हैं। ना, आगे चलते हैं।
अगला देखते हैं, ये वाला, ये क्या है, ये ले लो, केस स्टडी 3 क्या बोलता है, वेनिश एस्टेट्स लिमिटेड अवेल्ड सीसी फैसिलिटी ऑफ 100 करोड़ फ्रॉम नेशनल बैंक। ठीक है, इसने सीसी लिमिट अवेल करी 100 करोड़ की नेशनल बैंक से, और अपने रजिस्ट्री पेपर दे दिए, डायरेक्टर था उसके मकान के। ठीक है, उसकी वैल्यू थी 50 करोड़ रुपए एज कोलेटरल सिक्योरिटी। भाई बैंक कोलेटरल सिक्योरिटी मांगे गई। डायरेक्टर की वाइफ ने भी एक पर्सनल लोन ले रखा है। ठीक है, और वेनिश एस्टेट्स लिमिटेड हैड स्टूड गारंटी टुवर्ड द सेड पर्सनल लोन। भाई कंपनी ने उस लोन की, पर्सनल लोन की गारंटी दे रखी है। और ईएमआई जो पर्सनल लोन की थी ये भी कंपनी दे रही थी, और कंपनी जो दे रही थी क्योंकि डायरेक्टर की वाइफ थी तो डायरेक्टर के लोन अकाउंट को डेबिट कर देते थे। ठीक है, वेनिश एस्टेट्स लिमिटेड had constructed a mall, theater, shopping center and other facilities from the loan availed। ठीक है, ये क्या कर रहे थे, इन्होंने लोन से ये चीजें बना रखी थी। अब लोन इंस्टॉलमेंट हो गई 1 साल की, तो नेशनल बैंक वांटेड टू टेक एक्शन अगेंस्ट दी कंपनी वेनिश एस्टेट्स लिमिटेड। अब बैंक कह रहा है कि भाई मैं एक्शन लेना चाहता हूं। ठीक है, और अगेंस्ट दी कंपनी एंड दी डायरेक्टर। ठीक है, डायरेक्टर ने भी गारंटी दे रखी है। National Bank is associated with National Asset Reconstruction Company, which is its subsidiary company। अब इसमें आंसर दिए कि एक्शन रिक्वायर्ड टू बी टेकन बिफोर सेंडिंग नोटिस बाय द बैंक। तो बैंक जो है ये इसको नोटिस देने से पहले क्या एक्शन लेगा? भाई बैंक का ये पैसा नहीं दे रहा, ये एक्शन लेना चाहता है, तो क्या क्या एक्शन लेगा बैंक? हमने लिखा है कि डिफॉल्ट हो चुका है 1 साल से ज्यादा। ये तो 13(2) का जो लिखा है वो तो सरफासी का आ गया फिर। हाँ, तो सरफेसी भी तो पूछ सकता है आपसे, सरफासी नहीं पूछ सकता। भाई देखो, बैंक के पास ऑप्शन है, आईबीसी में जाओ चाहे सरफेसी में जाओ, दोनों में भी जा सकता है। क्योंकि सिक्योर्ड है, हाँ, सिक्योर तो है, सिक्योर्ड क्रेडिटर है, इसके लिए हाँ, इसके लिए सरफासी में भी जा सकते हैं। हाँ। तो क्या एक्शन लेगा ये बताओ? देखो मिक्स करके भी तो दे सकता है स्टडी। भाई देखो क्या होता है, सरफेसी में जाने से के लिए क्या होता है, सरफेसी में जाने के लिए 2 ही कंडीशन है, एक तो एनपीए अकाउंट डिक्लेयर करो, ठीक है, और उसको नोटिस भेजो। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको एनपी डिक्लेयर करना है अकाउंट को, अगर एनपी डिक्लेयर नहीं किया। ठीक है, इतना सा आंसर है इसका। क्यों जी, आप बोलिए। लेकिन यहाँ पे आईबीसी का कोई रिलेशन नहीं लग रहा है, क्योंकि 13(2) का हिसाब से जा रहा है तो तो सरफासी भाई आपको तो ये अदर स्टडीज में चला गया ना, अदर लॉज में साथ में लिया है। हाँ, आपको तो सारी के स्टडी चाहिए, सब भी करनी है आपको तो। नहीं अभी ये सर अगर तो सरफेसी आंसर में गए स्पेसिफिक तो हैं? सर अगर सरफेसी में गए तो वो एनपी हो जाएगा, फिर एनपी आ गया तो ऑक्शन में आ जाएगा सर। they will put a notice for auction of the property। हाँ, नहीं अभी तो क्या करना है, अभी सबसे पहले तो उसको एनपी डिक्लेयर करना, पहला एक्शन ये है। ठीक है, yes, yes। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नोटिस उसने दिया सेक्शन 13(2) का। 13(2) कौन सा सर? भाई वो पता क्या है, वो केस स्टडी में ऐसा लिखने वाला नहीं है कि ये सरफेसी है, ये फलाना निमकाना, वो लिखेगा ही नहीं कुछ भी। वो तो आपको खुद जज करना है। 13(2) means taking custody of the property, no sir। क्या कर रहे हो आप? 13(2) means say taking custody of the property। ना, hand over ना, the property। नहीं 13(2) में तो नोटिस जाता है, 13(4) में ना वो तो। ओके वो 13(4) में है, तो नोटिस गया। चलो अभी सरफेसी बाद में करना है क्या? इसको बाद में कर नहीं लेते हैं। सर कर लो जी, अब आप बाकी लोगों को तो आइडिया है, अभी हमने नहीं किया हो, बाकियों को तो आइडिया है, कम से कम एक रिवाइज तो हो जाएगा। आधे तो बैंकरी आधे तो सारे तो वही कहना जी बाकी। हाँ, तो फिर तो अब क्या है, देखो ऐसा होता है। अभी सुबह भी, दिन में भी बात हो रही थी किसी से कि आप आरडीबी में कब जाते हो? आरडीबी में जाते हो अगर आप जो बैंक से लोन ले रखा है लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं है। ठीक है, बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन ले रखा है। ठीक है, सरफेसी में कब जाते हो? जब सिक्योर्ड है। इतना ही फर्क है। अगर आपका अनसिक्योर्ड है और वो भी कंपनी के अगेंस्ट में भी नहीं है, बैंक से भी नहीं है, तो फिर आप
सिविल कोर्ट्स में जाते हो, या जो आजकल कुछ कमर्शियल कोर्ट्स कह रहे हैं बनाएंगे, अभी तो हाँ बनाए, हाँ अभी तो बनाया नहीं ना वो कमर्शियल कोर्ट्स। है ना, मुंबई में है। मुंबई में है, अच्छा। हाँ ऑफ कोर्स, हाँ, हाई कोर्ट में भी जुरिडिक्शन है। चेन्नई में स्टार्ट होके 1 वीक हो गया सर। हो गया, हाँ अच्छा हो गया। अच्छा। हाँ, हर जगह दिल्ली में 1 वीक बैक हो गया। पर Chief अभी Justice, अभी अभी हमारे सिलेबस में आया है या नहीं वो? नहीं है कमर्शियल हमारे कोर्ट नहीं नहीं है। आया सर। नहीं आया कमर्शियल कोर्ट नहीं है। सर 1 वीक बैक चीफ जस्टिस ने इनॉग्रेट किया सर, जूम हाँ। मीटिंग, जूम में। तो अब क्या है कि नोटिस ने दे दिया 4/4 को, और कॉर्पोरेट को रिसीव हुआ 7/4 को। तो ये 60 दिन का कब शुरू होगा, कब खत्म होगा पीरियड? 7/4 से हाँ, डेट बिल्कुल। ऑफ रिसीट। और डेट ऑफ रिसीट में दोनों मेरे ख्याल से कवर करेंगे, जो डेट ऑफ रिसीट भी कवर करेंगे और 60 डेज वहीं से काउंट करेंगे। मतलब पहला दिन 7/4 को माना जाएगा, 8/4 को 2 दिन हो जाएंगे। लेकिन ओनस उसके ऊपर ही है ना, 7/4 को मिला करके। वो तो है ही, वो तो ऑनर्स उसके ऊपर ही है नेचुरली। वो तो प्रूव करेगा, वरना तो 4/4 से मान लेगा वो तो, अगर ईमेल पे ही नोटिस दे दिया या कुछ कर दिया तो। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन बाय वेनिस एस्टेट लिमिटेड दैट इट इज अंडर फाइनेंशियल क्रंच। और क्या होता है जब नोटिस देते हैं, तो पहले मैं सरफेसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ 5 मिनट में। है क्या सरफेसी, होता क्या है सरफेसी में? ये है कि भाई सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन में इसमें जा सकते हैं। बैंक का मेन काम क्या है? बैंक का मेन काम यह है लोगों से पैसे लेना, सेविंग में, एफडी में, और बिजनेसमैन को लोन देना, ठीक है, और उसी के बीच में वो कमाता है। यही काम है बैंक का, है ना। अब क्या होता है, मान लो लोगों से पैसे ले लिए और आगे लोन दे दिया, लोन कोई वापस ही नहीं कर रहा। जब लोन वापस नहीं कर रहा तो बैंक जो सेविंग वाले हैं उसके पास आएंगे, उनको कहां से देगा? उनको भी नहीं दे पाएगा वो। तो अब ये जो सिक्योरिटी होती है, अब बैंक का ये भी काम नहीं है कि भाई वो सिक्योरिटी को खुद किसी ने उसको प्रॉपर्टी दे रखी तो उसको बेचता रहे, ये करता रहे। बैंक का तो स्टाफ इसके लिए इक्विप्ड भी नहीं होता। तो इसके लिए क्या है कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की कॉन्सेप्ट बीच में लाए गए। ये भी आरबीआई से अप्रूव्ड होती हैं, इसका भी क्राइटेरिया रहता है, वो सरफेसी एक्ट में दिया गया है कि उसकी नेटवर्थ इतनी होनी चाहिए, आरबीआई से रेगुलेटेड होनी चाहिए। अब एआरसी भी बना दी। एआरसी के पास भी पैसे कहां से आएंगे? एआरसी क्या करती है, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनको स्क्रिप्ट इशू करती है और उस स्क्रिप्ट के बदले में पैसे लेती है, जैसे एलआईसी, एसेट म्यूचुअल फंड वगैरह, इन सब से। तो और वो पैसा एआरसी के पास आएगा, एआरसी अपना कमीशन काट के वो बैंक को देगी। ऐसे मनी का फ्लो जो है वो कंप्लीट होता है। वरना क्या है, एक तरफ तो ये लेते रहे लोगों से और लोन देते रहे, लोन वाला कोई वापस ना दे तो बैंक का सर्कल रुक जाएगा। तो इसी के लिए ये सरफेसी एक्ट है कि भाई सरफेसी एक्ट में क्या है, वो कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं, कोई स्टे नहीं होगा। आपके पास सिक्योरिटी है, आप एनपीए डिक्लेयर करो, उसको 60 दिन का नोटिस दो, 60 दिन के नोटिस के बाद भी वो नहीं देता, आप पुलिस प्रोटेक्शन लेकर के वहां जाओ और उस प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लो। उस प्रॉपर्टी पे कब्जा करके या तो उसको चलाओ या उसको बेचो, ठीक है, ऑक्शन करो, या फिर आप एआरसी को दे दो। एआरसी ये काम समझेगी अपना, एआरसी स्पेशलिस्ट है इस काम में। ये कहानी होती है सरफेसी में, ठीक है। तो अगर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब सरफेस नहीं था तभी वो सिक्योरिटी जो है उसको सेल करने के लिए, ऑक्शन करने के लिए ही हैड टू अप्रोच द कोर्ट एंड द कोर्ट यूज्ड टू पास द ऑर्डर अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। वो सब निकल गया वहां से, वहां से सब कुछ निकल गया और डायरेक्टली इनको पावर आ गया, ही कैन डायरेक्टली सेल विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज सरफेसी हैज गॉट। और सरफेसी आया कब? सरफेसी आया वो जब लेहमैन ब्रदर्स वाला केस हुआ, वो बाहर में जब केस हुआ था तभी आया। ये इसको ऑर्डिनेंस से लाए थे, सरफेसी एक्ट जो है जल्दी में लाए थे ऑर्डिनेंस के थ्रू, बाद में इसका अप्रूवल हुआ। वो क्यों? लीडिंग जजमेंट है मारडिया केमिकल्स का, वो हाँ बिल्कुल एक समझ में नहीं आ रहा है। एआरसी समझो एलआईसी से पैसा ले लिया तो एआरसी के पास कहां से पैसा आता है एलआईसी को वापस करने के लिए? आई मीन अल्टीमेटली ही हैज टू रिटर्न। क्या मतलब है? कौन? अभी एआरसी के पास, अरे एआरसी तो मिडलमैन है, एआरसी तो मिडलमैन है। एआरसी ने अपना कमीशन ले लेना है, बेसिकली वो कमीशन पे काम करते हैं, और उसने वो बायर से पैसा ले लिया, इंस्टीट्यूशनल बायर से, और बैंक को दे दिया। पैसा तो एक्चुअली बैंक का है ना, एआरसी का तो पैसा है ही नहीं, वो पैसा तो बैंक का है ना अल्टीमेटली।
बैंक इक्विप्ड नहीं है, बैंक का स्टाफ इक्विप्ड नहीं है, इसलिए एआरसी का चैनल एक बीच में लाए गए। ओके एक्चुअली इसमें 4 है और इसमें एक कॉन्सेप्ट आती है ऑब्लाइजर की। ऑब्लाइजर कौन है? ऑब्लाइजर जिसने एहसान किया, मतलब बैंक से लोन लिया, उसने तो एहसान कर दिया बैंक पे लोन लेकर के, क्योंकि वही तो कमाई करा रहा ना बैंक को। तो एक ऑब्लाइजर इसमें आता है। ऑब्लाइजर वो होता है जिसने लोन लिया है, वो ऑब्लाइजर है। तो ये सर्कल ऐसे ही कंप्लीट होता है ना भाई। लोन बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एआरसी को पैसा, उसको कमीशन जो है, जैसा आपने सही बताया हाँ कि बैंक्स आर नॉट इक्विप्ड हाँ विद हाँ ऑल दिस सेलिंग एंड एवरीथिंग, हाँ इसके लिए एआरसी बीच में आ रहा है। हाँ एआरसी का कोई क्राइटेरिया, इसको उनका फिक्स, उनका हाँ, वो कुछ इतनी नेटवर्थ होनी चाहिए उसकी, अगर चेंज हाँ बस वो सब है। से लेकिन अगर वो ही एक्ट्स एज अ मिडिल मैन, और समझो प्रॉपर्टी सेल करनी है तो एआरसी विल सेल द प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। यस बैंक इज हाँ, उसमें ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है कि हाँ, बैंक हाँ, ये जो है ना, इसमें एक तो स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। जो भी ये ट्रांसफर होती है ना बैंक टू एआरसी, इस पे कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं लगती। वो मतलब बाय वे ऑफ पेपर ही वो असाइन हो जाती, इस तरह से ये होता है इसमें। और बैंक को पैसा कौन देता है? बैंक को, हाँ, बैंक को तो एआरसी देगी ना, एआरसी बेच देगी प्रॉपर्टी को, एआरसी के पास आ गई ना अच्छा, कस्टडी। एआरसी किसी को थर्ड पार्टी को बेचेगी? और क्या, थर्ड पार्टी से पैसा लेगी, अपना कमीशन काटेगी, इसको दे देगी बैंक को। मतलब बैंक को वैसे भी ओने पोने मिलने थे। देखो ऐसा जब एनपी हो गया, मिलाना तो कुछ था नहीं बैंक को भी, बैंक को क्या मिलना था, जो भी वो मिला सोच बोनस ही है सर। हाँ जो मिल गया बस वही है। ठीक है जी। बाकी कुछ लोग कहते हैं फिर ये आप ज्यादा बातें करते हो, ये भी चक्कर है। तो वो कहते हैं हमें समझ में नहीं आता ही, वो कहते हैं जी आप ज्यादा बोला करो, लोगों को कम बोलने दिया करो। कहीं मुझे प्राइवेटली ऐसा कहते हैं। ठीक है जी। तो एनीवे, तो इसमें ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन द बैंक इज बाउंड टू कंसिडर द रिप्रेजेंटेशन, बट मतलब ये है कि भाई कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई उसके कोई एक तो इंजंक्शन ग्रांट नहीं होता। अगर बैंक का नोटिस आ गया, ये 13(2) वाला नोटिस आ गया, तो बोरोवर फिर क्या होता है, बोरोवर को पास कोई वो इंजंक्शन वगैरह नहीं, वो रिप्रेजेंटेशन दे सकता भाई गलत है या मैंने पैसे दे दिए हैं या इस तरह से। अदरवाइज बैंक जो है एक्शन ले सकता है। आगे चलते हैं। नॉन कोऑपरेशन बाय स्टाफ ऑफ वेनिस एस्टेट्स लिमिटेड व्हेन द बैंक ऑफिशियल्स वेंट टू टेक पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो उस केस में क्या है कि दे कैन टेक पुलिस प्रोटेक्शन, वो एसडीएम के थ्रू टेक ओवर कर सकते हैं। एसडीएम फिर लोकल पुलिस थाने को बोलता है और लोकल पुलिस थाने के थ्रू कर। रोल ऑफ एआरसी मैंने बताई दिया आपको। रोल ऑफ एआरसी क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो बिजनेस को चला भी सकती हैं और बेच भी सकती हैं, जैसे सीआईआरपी में होता है ऐसा ही कुछ इसमें। वेदर थिएटर शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू, यस, क्योंकि अगर जिससे रेवेन्यू आ रहा है वो उसको चलाने देते हैं। व्हाट शैल बी द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इन रनिंग ऑफ थिएटर इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, तो वो जो रेवेन्यू आएगा उससे पेमेंट हो जाएगी। ठीक है। प्रिकॉशन टू बी टेकन व्हाइल सेलिंग द प्रॉपर्टी बाय द एआरसी। व्हाट शैल बी द लीगल पोजीशन ऑफ अ टेनेंट इन द शॉपिंग मॉल हु ऑक्युपाइड द प्रीमिसेस ऑन 5/4/2020। अब इसमें क्या होता है कि अब इसका देखो नोटिस कब आया, इसका नोटिस गया 4/4 को, 4/4 को चला गया, ठीक है ना, और कॉर्पोरेट डेटर को नोटिस मिल गया 7/4 को। तो इस केस में क्या होगा, इसको खाली करना पड़ेगा। जो ये टेनेंट ये प्ली नहीं ले सकता कि भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, इसकी पोजीशन कुछ नहीं रहेगी, इसको खाली करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, जानबूझ के किराएदार बिठा देता है, जो जिसने बोरोवर होता है ना, वो जानबूझ के किराएदार एक और पंगा डाल देता है उसमें। फिर वो किराएदार कहेगा जी मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मेरे पास तो रेंट एग्रीमेंट है, तो वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा सर्विस एक्ट में लिखा है। ये अगर पूरा वो 4/4 से मेरा पहले का है तो, अगर 4/4 से पहले का फिर वो रह सकता है। हाँ फिर रह सकता है। और इस पे मेरा पूरा वीडियो है सर्फेसी एक्ट पे, वो देख लीजिएगा आप, यूट्यूब चैनल पे है वो वीडियो, वहां से मिल जाएगा। और पीपीटी भी मैंने उसमें डाल रखी है अपनी साइट पे। एनी एक्शन दैट कुड बी टेकन ऑन द हाउस ओन्ड बाय द वाइफ ऑफ द डायरेक्टर फॉर विच द कंपनी हैड स्टूड गारंटी, इसका क्या होगा, इस पे भी एक्शन हो सकता है, ये भी कवर्ड है। ठीक है। और नेट रिकवरी जो है एआरसी फ्रॉम मॉल थ्रू इट्स ऑक्शन वाज 60 करोड़। क्या कहता है, व्हाट शैल बी द पोजीशन ऑफ द एआरसी इफ नेट रिकवरी फ्रॉम द ऑक्शन ऑफ डायरेक्टर्स हाउस इज 35 करोड़। तो बात यह है कि उसको तो पैसे कितने लेने हैं अपने, उसको पैसे लेने 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़, ठीक है ना। तो 100 करोड़ लेकर के अब वो क्या करेगा, नेट रिकवरी इसको मिल गई 60, ठीक है ना। अब 60 मिल गई और 95 मिल गई। हाँ 95 मिल गई उसको।
एक और केस स्टडी देखते। अब सुनील जी आप वाली स्टडी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। ये सुनील जी ने बना रखी है, एक मिनट। मेरे ख्याल से सुनील जी बहुत आगे चले गए हैं। अरे नहीं सर, सुनील, ऐसा कुछ नहीं। सुनील जी जो है वाकई सच में, मतलब मेरे को हैरानी होती है कि काफी अच्छा पढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, होने चाहिए। थैंक यू सर। और है जी, देखो इंटरेस्ट जो लेगा वो आगे बढ़ जाएगा, उसमें क्या। ये लो जी CIRP, ठीक है जी। नजर आ रही होगी मेरी स्क्रीन, है ना। यस यस। आ रही है ना, हाँ। तो पढ़ते हैं जी। एक दो इसमें पॉइंट बहुत अच्छे डाले हैं इन्होंने। क्या होता है कई बार जैसे प्रोजेक्ट पर हम जाते हैं तो प्रोजेक्टों में क्या होता है, मंदिर बने होते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप किसी भी जाओ उसमें मंदिर बना होता है। फैक्ट्रियों में भी आजकल लोग बनाते हैं। और उनमें क्या होता है कई बार जैसे भाई वर्कर वगैरह सब मिलजुल के वहां, मान लो कोई सोने की मूर्ति ले आए, कोई चांदी की मूर्ति ले आए, बड़ी आम बात है ना। यूटेंसिल्स होते हैं वो सारे सोने चांदी के ही होते हैं मंदिरों में, तो कोई पीतल के तो होते नहीं। तो अब बात यह है कि अब वो कंपनी और CIRP में चलेगी तो वो प्रॉपर्टी कहाँ आएगी, बुक्स में होती नहीं वो चीज। वो प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी बुक्स में नहीं होती, ठीक है ना। तो ये भी चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वो किसकी प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ये भी क्वेश्चन उठता है। तो XYZ was undergoing CIRP resolution plan approved by COC with 74% share, ठीक है। तो XYZ जो है it was undergoing CIRP resolution plan approved by COC with 74%। एक मिनट, हाँ जी। तो the plan has provision of payment of 64% of PF dues of workmen। ये जो प्लान है, प्लान में रहता है ना भाई कितने % आप पेमेंट करोगे, ठीक है, टू बी पेड। ए रिजेक्टेड द प्लान। भाई सबसे पहले तो क्या होता है, CIRP प्लान कितनी मेजोरिटी से अप्रूव होना चाहिए, ये तो सबको पता ही होगा मेरे हिसाब से। 66। हाँ 66, ठीक है ना। और प्लान में 64% का पेमेंट का प्रोविजन था, भाई जितने इनके ड्यूज होंगे हम 64% इनको दे देंगे। तो क्या रिडक्शन इन वैल्यू ओड टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स अलाउड है, हो सकती है रिडक्शन। हाँ सर, हो सकती है। हाँ हो सकती है, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान में आप सजेस्ट कर सकते हो भाई हम पूरा नहीं देंगे, कम देंगे, हेयर कट की कॉन्सेप्ट है। नाउ ए रिजेक्टेड द प्लान, ए ने प्लान रिजेक्ट कर दिया और लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया 24/3/2020 को। मिस्टर ए जो है ये लिक्विडेटर अपॉइंट हो गए फॉर कैरिंग आउट द लिक्विडेशन ऑफ CD। नेम ऑफ मिस्टर ए वाज शेयर्ड विद NCLT बाय बोर्ड इन पैनल ऑफ IPS। तो बीच में मैं ये डिस्कस कर रहा था कि वो ना हमारे इंस्टीट्यूट का भी एक प्रोग्राम है IIIP ICI का, तो जो लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये है इसका 23 तारीख से, 23 तारीख से शुरू है, तो 23 तारीख से तो ऑलरेडी चल रहा है वो। तो कोई अटेंड कर रहा है हमारे में से वो प्रोग्राम है जी। जो IIIP ICI भी LI लिमिटेड इंसॉल्वेंसी का प्रेपरेटरी क्लास चला रहे हैं, तो आप में से कोई अटेंड कर रहा है क्या, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। No sir, no sir. ओके। तो ये AA ने रिजेक्ट क्यों किया प्लान? बिकॉज 64% PF ड्यूज के लिए। नहीं वो बात नहीं है। क्या होता है भाई प्लान तो देखो, वो 30 सबसेक्शन 2 वाली कंट्रावेंशन अगर कहीं भी हो गई, कोई कहीं कंट्रावेंशन हो रही है कुछ हो रहा है, हाँ तो उसमें कर देगा ना रिजेक्ट वो। करेक्ट। हाँ 30 वो सबसेक्शन उसी वजह से किया ना breach था। of con- PF जो है जिसे- वो तो क्योंकि PF को तो वो 32 में आता है। 30 लिक्विडेशन का 30 पार्ट section- मान ही नहीं सकता ना, हाँ। वो तो पैसा जो है वर्कमैन का ही है, हम्म, तो उसमें हेयर कट नहीं कर सकता वो, इसलिए जो है। हाँ। मैंने क्या किया, लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया, ए जो है ये लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, और नेम ऑफ ए वाज शेयर्ड विद NCLT बाय बोर्ड इन द पैनल ऑफ IPS। तो बोर्ड अपने साथ एक पैनल शेयर करता है, बोर्ड NCLT के साथ एक पैनल शेयर करता है। इस पे एक IP ने क्वेश्चन उठा दिया था,
उसमें क्या हुआ कि एनसीएलटी ने रिमूव कर दिया एक आईपी को। उसने कह दिया जी आपके पास तो पावर ही नहीं है, आपको तो बोर्ड से पूछना है ना। उसने कहा नहीं, बोर्ड जो है पैनल मेंटेन करता है। जो नया अपॉइंट हुआ ना उसने उस पर सवाल उठा दिया, भाई क्या होता है एक आईपी को आप रिमूव कर रहे हो, ठीक है, तो नया अपॉइंट करती है एनसीएलटी। एनसीएलटी ने जो अपॉइंट किया तो बंदे ने सवाल उठा दिया कि जी आपने बोर्ड से तो पूछा ही नहीं। तो उसमें ये रहा, एनसीएलटी ने ये कहा कि भाई बोर्ड जो है, आई बोर्ड मतलब आईबीबीआई अपना एक पैनल शेयर करती है एनसीएलटी से, और जो शेयरिंग ऑफ पैनल है उसको ही अप्रूवल मान लिया जाता है। On verification of claims, Mr. A found that claim of few workmen were not submitted even till last date of submission of claims. जब क्लेम आए तो मिस्टर ए को लगा कुछ वर्कमैन ने अपना क्लेम सबमिट नहीं किया, ठीक है, बट एज पर द बुक्स ड्यूज वर टू बी पेड बाय सीडी। क्या होता है कि वर्कमैन के केस में ये प्रोविजन है कि अगर उन्होंने क्लेम नहीं भी फाइल किया तो बुक्स के बेसिस पे आप क्लेम ले सकते हो, ठीक है। भाई एक फैक्ट्री बंद हो गई, वर्कर तो इधर उधर चले जाते हैं, वो जरूरी थोड़ी क्लेम फॉर्म भरेगा, तो नहीं भी भरेगा तो भी उसको प्रोविजन करना है बुक्स के बेसिस पे, तो बुक्स में तो लायबिलिटी है ना। इन द बुक्स ऑफ सीडी मिस्टर ए फाउंड दैट देयर नो मेंशन ऑफ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स लाइंग इन द टेंपल। तो टेंपल, वहां पर टेंपल भी है कंपनी के प्रीमिसेस में, और उसका कोई चांदी सोने की मूर्तियां वहां, उसका कोई मेंशन ही नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या, ऑर्नामेंट्स ऑफ डेटी एंड सिल्वर यूटेंसिल्स यूज्ड फॉर पूजा एंड रिचुअल्स ऑफ टेंपल। अच्छा आगे देखते हैं। ऑन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ क्लेम्स फॉलोइंग वाज ब्रेकअप ऑफ डेट। क्या है, टोटल डेट था 100 करोड़ का, सिक्योर्ड क्रेडिटर का है 50 करोड़, अनसिक्योर्ड का है 24.8 करोड़। वर्कमैन एम्प्लॉय का 4 करोड़, और बैलेंस जो है अदर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ठीक है। तो टोटल में से 50 और 24 74.8, और ये 4 78.8 हो गया, और 100 में से 78.8 आप माइनस कर लो तो बाकी वो है आपका, ठीक है, तो 21.6 आ जाएगा, 21.2, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल सिक्योर्ड डेट्स ए डेट ऑफ 30 करोड़ इज ओड टू वाइफ ऑफ वन ऑफ द डायरेक्टर्स, ठीक है। जो ये सिक्योर्ड डेट है, सिक्योर्ड डेट में से 30 डेट सिक्योर्ड कितना 50, ठीक है, 50 में से जो 30 है वो एक डायरेक्टर की वाइफ का है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये कि रिलेटेड पार्टी हो गई है ना। हाँ सर, रिलेटेड पार्टी। एंड प्रॉपर्टी ऑफ 250 करोड़ हेल्ड एज कोलेटरल, ठीक है। द डेट वाज टेकन ऑन 1 मार्च 2018 ऑन ए इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर annum। तो इससे 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लिया था, ठीक है। मिस्टर ए अपॉइंटेड मिस्टर बी एज वैल्यूअर who was working with auditors firm in the year 2016 and firm was earning around 12% of turnover from CD only। अब इसने क्या किया, इसने मिस्टर ए ने, मिस्टर ए कौन है, लिक्विडेटर है, इसने मिस्टर बी को वैल्यूअर अपॉइंट कर दिया जो कि ऑडिटर भी था इन द ईयर 2016। अब हम ये देखें कि ये कब शुरू हुई है, ये जो शुरू हुई है ये हुआ है, लिक्विडेशन ऑर्डर हुआ 24/3/2020 को, तो 24/3/2020 से आपको पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, तो 16 में था ये, मतलब 3 साल पुराना था, है ना। एंड फर्म वाज अर्निंग अराउंड 12% ऑफ टर्नओवर फ्रॉम सीडी ओनली, 12% इसकी टर्नओवर जो है वो सीडी से ही आ रही थी, ठीक है। तो ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ पर ये कवर हो जाएगा। इसमें एक और पॉइंट है, क्या कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या लिक्विडेटर के लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, बस दोनों की कंडीशन सेम नहीं है, ठीक है। अगर आपने वैल्यूअर अपॉइंट करना है तो अलग है, अगर आपने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल CIR मतलब IRP RP या लिक्विडेटर अपॉइंट करना है तो अलग है, ठीक है। उस हिसाब से हमें इस चीज को देखना है।
वहां पर कुछ 3 साल की बात करते हैं, कई बार 5%, 10% टर्नओवर की बात करते हैं। ठीक है, आगे COC has suggested to sell a part of business as going concern, which was denied by stakeholders consultation committee. ठीक है, क्या होता है जब COC अपना फाइनल अप्रूवल देती है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि वो बता देती है भाई इसको किस तरह से करना है। जैसे हमारे पास A2 शायद उसमें F है, A2F या जो भी है, लिक्विडेशन में कुछ क्लॉजेस दे रखी है कि भाई पहले आप E और F ट्राई करो, उसके बाद D ट्राई करो, फिर A2C ट्राई करो, इस तरह से दे रखा है। मतलब पहले तो आप पूरे बिजनेस को बेचने की कोशिश करो, फिर आप पार्ट ऑफ द बिजनेस को बेचने की कोशिश करो, अगर वो भी नहीं होता फिर आप इंडिविजुअली बेच सकते हो, ऐसा कुछ लिखा हुआ है लिक्विडेशन में। ठीक, तो उस पॉइंट से ये हमारे को आ रहा है। और क्या होता है, जो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी है उसकी जो रिकमेंडेशंस है वो बाइंडिंग नहीं होती। मतलब लिक्विडेटर उनके अगेंस्ट भी डिसीजन ले सकता है, लेकिन एक तो ये है कि जितनी भी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी के साथ मीटिंग होती है उसको उसने उसके मिनट्स रिकॉर्ड करने होते हैं, और अगर उनसे एग्री नहीं करता तो ही हैज टू रिकॉर्ड रीजंस इन राइटिंग। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मिस्टर ए फील सेल ऑफ पार्ट एज गोइंग कंसर्न विल बी बेनिफिशियल फॉर लेजिस्लेशन। तो अगर वो चाहे, तो अगर उसको लगता है कि इट इज बेनिफिशियल तो वो जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लीज गिव योर ओपिनियन बेस्ड ऑन दिस। तो आपने इसमें 3-4 पॉइंट्स पढ़े। पहली बात, जो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी है वो एग्री नहीं कर रही, पर ए को लगता है कि भाई अगर मैं इसको सेल एज ए गोइंग कंसर्न कर दूं तो वो बेनिफिशियल होगा। दूसरी बात कि वैल्यूअर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि वैल्यूअर की अपॉइंटमेंट 2020 में ये अपना लिक्विडेशन शुरू हुआ और ये 3 साल से पहले था ये, तो क्या अब भी इनएलिजिबल होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, जो फर्म है ये 12% की टर्नओवर इसकी इससे आ रही है, तो वो 10% से ज्यादा है, तो क्या कंडीशन है वो देखना है हमारे को। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है, सिक्योर्ड क्रेडिटर में हमें देखना है कि भाई इसको इसकी पोजीशन क्या होगी, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हो सकता है। आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, केस स्टडी तो हमने देख ली। पहला कहता है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इज ऑथराइज्ड टू पास लिक्विडेशन इन द सेट सिचुएशन। तो ये जो सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, सिचुएशन हमारे सामने ये है कि सीआईआरपी, इसने सीआईआरपी, ये जो इसकी सीआईआरपी चल रही थी, सीओसी ने पास कर दिया विद 74% मेजोरिटी। ठीक है, लेकिन उस प्लान में ये प्रोविजन था फॉर पेमेंट ऑफ 64% ऑफ पीएफ ड्यूज टू द वर्कमैन। तो मतलब पीएफ ड्यूज में आपका हेयर कट था, तो क्या पीएफ ड्यूज का हेयर कट अलाउ हो सकता है प्लान में या नहीं, बेसिकली ये क्वेश्चन है। क्योंकि इस बेसिस पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने प्लान को रिजेक्ट कर दिया और लिक्विडेशन ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट हमें वहां से देखना है। वो कौन सा सेक्शन में है? 60, ये जो 100% पीएफ का आना 53 चाहिए है। करके? नहीं, पीएफ का पूरा आना चाहिए। 53 इज ओनली लिक्विडेशन स्टेट में भी आएगा कि वो पीएफ का, और बीच में भी रेफरेंस आता है कि पीएफ जो है वो कहीं पे पार्ट ऑफ लिक्विडेशन नहीं नहीं, है। 100% पीएफ का पैसा देना चाहिए। 64% सर वही तो कह रहा ना, पीएफ में कोई हेयर कट नहीं ले सकते, वो पार्ट ऑफ एसेट्स ही नहीं वो माना कहाँ लिखा जाता है? उसका। कहाँ लिखा है वो? कहाँ लिखा है? ये कई जगह मेंशन है। अच्छा, अगर आप लिक्विडेशन को पढ़ेंगे तो वहां कहीं ओके, आगे चलते हैं जी। फॉर Okay. अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, adjudicating authority has to get written communication from board with nomination of IP या from IP in form number AA from the website of as panels already available with NCLT, none of the above। भाई ऐसा है कि adjudicating authority ने liquidator अपॉइंट करना है, तो क्या बोर्ड से पूछना जरूरी है? और रिटन कम्युनिकेशन किससे लेना पड़ेगा? क्या आईपी से लेना पड़ेगा फॉर्म AA में, फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ एस पैनल इज ऑलरेडी अवेलेबल विद एनसीएलटी, नन ऑफ द। क्या ऑप्शन? वो रिजोल्यूशन प्रोफेशनली ही लिक्विडेटर हो जाता है ना ऑटोमेटिकली। नहीं नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो ऐसा है, अगर ये रिजेक्ट होता है ना प्लान तो उसको नहीं बनाते, वो कहते हैं यार ये रेजोल्यूशन प्लान नहीं बना पाया, इससे क्यों लिक्विडेटर बनाया, वो नया देते हैं उसमें नॉर्मली। अच्छा, इसमें क्या हुआ, रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो गया ना बेसिकली। हाँ, तो जब रिजेक्ट हो गया तो उसको क्यों रखेंगे, नया रखेंगे वो। इसीलिए तो मिस्टर सर नन ऑफ द अबव आएगा ना।
डी नन ऑफ द अबव। क्यों? सीओसी लिक्विडेटर में सीओसी अपॉइंट करेगा लिक्विडेशन में। नहीं नहीं नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने करना है। क्वेश्चन तो यह है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पूछना किससे है? बोर्ड से पूछना है। अगर From पैनल, board. From board. हाँ फ्रॉम बोर्ड विद द नॉमिनेशन ऑफ आईपी। हाँ सुनील जी बताइए। नहीं सर, आएगा नन ऑफ द अबव, हाँ लेकिन क्योंकि ये रिटर्न वर्ड कम्युनिकेशन वर्ड नहीं है, वहां रिटर्न कंसेंट है वर्ड। ओके वो जो वर्ड है वो हाँ कम्युनिकेशन इन द केस ऑफ आईआरपी है, आरपी और लिक्विडेटर के लिए कंसेंट है। ओके, तो कम्युनिकेशन की बजाय नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। अदरवाइज अगर वो कंसेंट होता तो फिर सी होता फ्रॉम द हम्म, वेबसाइट ऑफ। बिल्कुल, फिर वहां से पैनल से ले लेता। हाँ। फिर पैनल से ले लेता, अगर वो वहां वर्ड कम्युनिकेशन की जगह कंसेंट लिखता। So adjudicating authority has to take in the consent from board to appoint the IP. Oh, sorry, liquidator. सर कंसेंट मैम उसको लेना है, वो रिटर्न कंसेंट लेना है। यहाँ वर्ड यूज किया है रिटर्न कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, इसीलिए ये यहाँ कम्युनिकेशन यूज कर दिया ना। कम्युनिकेशन है वो इन केस ऑफ आईआरपी है। Okay. ये कम्युनिकेशन वर्ड यूज किया, इसीलिए नन ऑफ द अबव आ गया। अगर यहाँ रिटन कंसेंट होता तो थर्ड वाला आ जाता। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम विद लिक्विडेटर शुड बी कितनी होनी चाहिए? मतलब 14 दिन, 30 दिन, 7 दिन, 21 दिन, कितनी? लिक्विडेशन के केस में कितनी डेट तक क्लेम आ सकते हैं, कितने दिन तक आ सकते हैं? 14 दिन, 30 दिन, 21 दिन, 7 दिन, 30 days. हाँ ठीक है, सिंपल है तो, ठीक है ना। तो 30 डेज में आपके क्लेम आ सकते हैं। चौथा, ए क्रेडिटर कैन डैश और डैश हिज क्लेम इन डेज ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम। तो क्रेडिटर कितने दिन में कर सकता है? Withdraw or modify within 14 days. Withdraw and modify. हाँ, तो पहले वाला ही आ जाएगा सुनील जी। नहीं सर, थर्ड आएगा विड्रॉ एंड वेरी है, मॉडिफाई नहीं कर सकता, वेरी Okay. वेरिएशन है उसमें वर्ड। ओके ओके, तो ये आएगा जी। एक्चुअली ये थोड़ा वही रीडिंग बिटवीन द लाइन वाली बात है। हाँ वो मॉडिफिकेशन और लगता तो सेम सही है, मॉडिफिकेशन हमें दिमाग में मॉडिफिकेशन ही रहता है, लेकिन हाँ, वहाँ वर्ड वेरी लिखा हुआ है। विड्रॉ वेरी। और एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ये किताब भी खोल लीजिए। किताब खोलने से बंदे को ज्यादा अच्छा लगता है। कौन सा सेक्शन है जी? ये रेगुलेशंस में आएगा सर, मेरे ख्याल या सेक्शन में। मुझे उस दिन तो मैंने लिखे थे सेक्शन, और मेरे सामने एक्चुअली है नहीं। मैं कोई बात नहीं, बाहर कोई बात नहीं। लिक्विडेशन प्रोसेस, तो लिक्विडेशन प्रोसेस में क्लेम्स में आ जाएगा ये। 30 देख लीजिए, 30 रेगुलेशन 30 30 तो वेरिफिकेशन ना। वेरिफिकेशन विद इन 30 days। अच्छा, वो ऊपर वाला आ गया। तो ये क्लेम्स में आ जाएगा, जहां पर है ना क्लेम्स, वहीं पर ही आ जाएगा ये। क्लेम्स बाय अदर स्टेक होल्डर्स। ये है साहब सेक्शन 38 में, सब सेक्शन 5। तो सेक्शन 38 सब सेक्शन 5। A creditor may withdraw or vary his claim under this section within 14 days of the submission। ये पेज नंबर 2.1.189 है, ठीक है जी।
बहुत अच्छा सवाल बनाया है। आगे चलते हैं। लिक्विडेटर हैज टू कंसिडर द क्लेम ऑफ वर्कमैन इफ नॉट सबमिटेड बट मेंशन्ड इन बुक्स। तो क्या भाई वर्कमैन ने क्लेम नहीं किया, बुक्स में है, तो ले सकता है क्या? यस सर। हाँ, ये तो ले सकता है, ये लिखा भी हुआ है। क्यों सुनील जी, ये तो यही हाँ है। जी सर, यही है यही। अगला चलते हैं। वैल्यूएबल्स लाइंग इन द टेम्पल, जो वहां पर पड़े हुए हैं, टू बी पार्ट ऑफ लिक्विडेशन स्टेट, आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं क्या है। आंसर होगा? आएंगे, आएंगे। इसमें केस लॉ है, वो कहता टेम्पल इज इन द प्रेमिसेस ऑफ सीडी। क्यों सुनील जी? हाँ जी सर, बिल्कुल सर। इसमें केस लॉ भी है। आपने शुरू में हिंट भी दे दिया था ना ये भी। हाँ हाँ आपने शुरू में बता ही दिया था। हाँ, बताया था मैंने, इस बात को बताया था। अगला देखते हैं क्या बोलते इसका हैं। आंसर यस, द टेम्पल इज द प्रीमाइसेस ऑफ सीडी। हाँ, तो तो देखो उसका ऐसा- ओनरशिप किसके पास है? लेकिन भाई ओनरशिप तो है ही नहीं ना किसी के पास। कोई वहां पर भी पता क्या लिखा है उस केस लॉ में, क्या हुआ, वो कहता है कि अगर कोई पुजारी बिठा रखा है वहां पर तब तो ठीक है, अगर किसी को हैंड ओवर कर रखे है फिर तो वो ले जाएगा, अदरवाइज ये इसमें आ जाएंगे, यहाँ पर ले लेगा, वो लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बन जाएंगे वो। लेकिन सर कोई अगर सेक्शन कंपनी का ट्रस्ट हो और वो ट्रस्ट में ये ऑर्नामेंट्स और ये सब जा सकता है उस ट्रस्ट में फिर? देखिए ऐसा ना, वो तो उसमें वो केस लॉ में क्या लिखा है, उस केस लॉ में लिखा है अगर कोई स्पेसिफिकली असाइंड है कोई बंदा उस काम के लिए, ट्रस्ट तो- है या मैनेजर है या कोई ऐसा है, हाँ, पर तो उसके उसकी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर हाँ, कोई उसके असाइंड नहीं है, क्योंकि हाँ, यहाँ कहीं लिखा नहीं ना कि असाइंड है उसके लिए। हाँ बिल्कुल, जैसे वो नहीं होते ये अपना मुतवल्ली करते हैं मुसलमानों में, मुतवल्ली वहां अपॉइंट करते हैं, यहाँ ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, इस तरह से अगर वो है तो उसके पास, नहीं तो फिर इनके पास ये। तो इसका आंसर एकदम क्लियर है कि भाई टेम्पल के अपना सीडी के प्रीमाइसेस में है, हाँ, इसके लिए उसको हाँ, कंसीडर हाँ, करना है, बस इतना सिंपल सर है। क्योंकि सीडी के प्रेमिसेस में जो चीजें हैं वो सारी सीडी के वो एसेट्स में इसी ही की मानेंगे है। ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई ट्रस्ट बना रखा है मंदिर का, वो अलग चीज है, अगर उस केस में तो फिर उसके बाद चला जाएगा, पर यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं ना। अगला क्वेश्चन है जी, लिक्विडेशन पीरियड फॉर द सेट केस विल बी 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट इफ नो एक्सटेंशन इज आस्क्ड फॉर। तो ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है? ये 1 ईयर होगा फ्रॉम डेट ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, अगर कोई एक्सटेंशन नहीं मानी गई तो बताइए ट्रू है फॉल्स है जी? तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है? यस, ट्रू। क्यों सुने जी? नहीं सर, ये 24/3/2020 को हुआ ना, तो उसके बाद में वो कोविड का आ गया था। ओके, कोविड के टाइम को उन्होंने कहा था ना कि इसको निकाल देना चाहिए। मॉडल टाइमलाइन में हाँ, एक्सक्लूशन ऑफ पीरियड ऑफ लॉकडाउन जो है, ओके ओके ओके, वो इसीलिए इसको कैसे डेट ली है ना। applicable होता ठीक है। इसको कैसा एप्लीकेबल होता है? 24/3/2020 का है ना, तो 25/3 Correct, से correct. ऑर्डर आ गया था। 24 का significance है, you cannot file it when the amount is due on 24th March and onwards for a period of 6 months. नहीं 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 नहीं, ऐसा है इसमें ना, बहुत सारे सेक्शंस में क्या किया उन्होंने, सेक्शन ए डाल दिया। जैसे वो सेक्शन 10A डाला था, डाला था सेक्शन 10A। 10A में क्या बोलते, अगर मुझे याद है तो 10A हाँ, डाला 10A था। में। हाँ, उसमें क्या बोला था, यही कि भाई ये पीरियड इस तरह से यहाँ भी डाल दिया होगा उन्होंने पीरियड लिक्विडेशन। ये 47A में है जी, एक्सक्लूशन हाँ, ऑफ पीरियड ऑफ लॉकडाउन वही ना, subject to the provision of the code. The period of lockdown imposed by the central government in wake of COVID shall not be counted for the purpose of computation of timeline for any task that could not be completed due to such lockdown in relation to any liquidation process. कौन सा सेक्शन? Regulation 47A. रेगुलेशन 47 में देखो जी, ये कौन सा पेज नंबर है जी? सर मेरे पास, मैंने बताया बुक नहीं है। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं, ठीक बाहर है, हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा था तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। तो खैर बता दिया, रेगुलेशन 47 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए जी। दी स्टेक सर फिर होल्डर्स, हाँ
The बोलिए। liquidation period for the said case will be 1 year from the date of liquidation commencement date if no extension asked for. तो इसमें extension ask नहीं ask करेंगे ना अपने, क्योंकि ये कोविड के पीरियड में आ रहा है तो। नहीं मैम, उसने एक्सक्लूड ही कर दिया ना, वो एक्सक्लूशन ही कर दिया उसने, उसने क्या ओवरऑल ही दिया कि एक्सक्लूशन। उसने एक्सक्लूड ही कर दिया पीरियड कि ये वाला पीरियड काउंट होगा ही नहीं। जैसे लिमिटेशन पीरियड पे भी बार बार आया ना जजमेंट कोविड पीरियड के ऊपर कि लिमिटेशन कोविड पीरियड का जो टाइम है उसको ऑटोमेटिकली, तो इसका automatically मतलब उसको हाँ, तो मतलब limitation से बाहर। लिमिटेशन मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उस पीरियड के लिए, ये चीज। Okay, okay. अगला है जी, द एससीसी इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज फॉलो। तो कैसे कैसे बनेगी जी? सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, वर्कमैन और अदर क्रेडिटर्स। तो अब आप ऊपर से देख सकते हैं ये 4 2 2 1, मतलब नंबर ऑफ पर्संस बताया जी आपने। हाँ जी, नंबर ऑफ पर्सन, हाँ, हाँ जी, नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्संस में देखो जी क्या जी बनेगी कैसे? सवाल क्या पूछा है? सवाल स्टेक होल्डर्स कमेटी जो है, stakeholders नंबर council- ऑफ मेंबर्स जो हैं वो एज फॉलोज रहेंगे। हाँ। तो मेंबर्स भाई कितने कितने नंबर है ये? मेंबर का ऐसा होता है ना कि अगर डेट आपका हाफ से ज्यादा है, इतने से ज्यादा है, उस तरह से रहते हैं उसमें। भाई स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी आपने पढ़ा ना, हमने बताया भी था आपको। हम्म। ये 1 मिनट में वहां ले चलूं आपको, उस वाली उस लिप पे ले चलूं, एक बारी ले चलता हूं आपको, 1 मिनट लगता है। ये रही, ये यहाँ पर अगर आप स्टेक होल्डर्स कंसल्ट में कंट्रोल एफ से स्टेक होल्डर्स डालो, तो ये आपका 226 ये पहले चला गया क्या बाद में? ये मुझे भी देखना पड़ेगा। मैंने इसका कंपोजिशन बताया था वैसे। हाँ जी, ये कंपोजिशन है इसका, रेगुलेशंस में है। सेक्शन 31A का, हाँ जी, 31A में, यस। रेगुलेशन 31A। The secured creditor और हेलो, workman हाँ एक बेटा part मेरी क्लास रहेगा। चल रही, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ जी, हाँ वो 31A रेगुलेशन उसमें आ जाता है क्लियरली। Secure financial creditors who have relinquished their security interest under section 52, number of creditors in category subject to maximum of 2 लिखा है ना यहाँ पे। Unsecured financial creditor, workmen, employees, government। हाँ वही चीज है कि कहाँ के Workman और secured दो दोनों हो गए, at par 4 है। हो गए, इस तरह से। वर्कमैन एंड एम्प्लॉइज एक एक है, गवर्नमेंट का एक एक है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर सिक्योर्ड क्रेडिटर में बिल्कुल, 2 बिल्कुल। 4 1 ऐसे। हाँ ये हमने अपना एक चार्ट भी बना के दे रखा है आपको, इस ये जो हाँ जी, वो है सर। है ना, हाँ जी। सेक्शन वाइज पीपीटी में एक चार्ट बना के दे रखा है आपको। वो सर वैसे तो ये जब पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये इसमें सी है आंसर 4111, बाकी है क्योंकि वो एग्जैक्ट 50% की बात करते हैं। That means unsecured creditor का एक representative, workman का एक, फिर operational creditor का एक, इस तरह से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतना वास्ट पोर्शन है, कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोग, कुछ भी पूछ सकते हैं, यानी कि कोई लिमिटलेस। छोटा में छोटा हम छोड़ देंगे तो उसको ही पूछेंगे एग्जैक्टली। हाँ सर, वो तो अरे यही है। भाई देखो ऐसा है, जब आपको 1000 करोड़ की कंपनी हैंडल करनी है तो फिर आपको उतनी लेवल ऑफ मैच्योरिटी भी तो वैसा एक्सपेक्ट करेंगे ना आपसे।
ये चक्कर है। और देखो है ही कुछ नहीं, यही समझ लो ड्राइविंग लाइसेंस है, आपको यहाँ लाइसेंस दे दिया, आप कुछ मर्जी कर सकते हो, सब कुछ आपके पावर में आ गया फिर तो। ये देखो ना भाई, इसके बाद 50 घंटे की ट्रेनिंग, वो तो फॉर्मेलिटी समझ लो आप, उसमें तो कोई पास फेल होता ही नहीं, उसमें कोई पास फेल नहीं होता। पर आपने सर ये एक, पास एक करने के एग्जाम पास करने के बाद भी तो हमें बहुत स्टडी करते रहना पड़ेगा ना। हाँ, इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस भाई, वो इतना तो सुप्रीम मैडम कोर्ट, हाई रोज कोर्ट, रोज नई नई जजमेंट्स आ रही है हाँ, रोज से। एनसीएलटी, एनक्लैट, हाई कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा आप ये आते ही रहते देखिए हैं। ना भाई, इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो ये भी कर दिया ना कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो वो सीपीआर, वहां पर भी तो सीपीआर लगा दिए, हाँ सीपीआर के भी, सीपी अवस्था है। हाँ तो सीपीआर हो गए वहां पर भी। उसके अलावा ट्रेनिंग भी चलती रहती है इनकी, 50 घंटे की तो ट्रेनिंग है ही। और आईपी फिर के अंदर भी तो आएंगे ना और फिर ट्रेनिंग, क्या अदरवाइज होता है कि जब आप वो करते हो ना एक बारी, मतलब एक बार जब प्रैक्टिकल आपको करना पड़ जाता है तो फिर कुछ करते ही हो आप, जब पढ़ोगे ही अपने आप, बिना पढ़े तो होएगा कैसे काम। तो इस केस में आंसर क्या था जी अपना? सी सर 4111, 4 बाकी ट्रिपल सबके 1। एक एक। हाँ, तो ये 4 1 1 क्यों है, इस पर देख लेते हैं जरा, क्यों है 4 1 1। 4 1 1 इसलिए है, तो 4 वो बंदे, एक्चुअली हाँ वो उसमें जो है ना जी 50% है उसके सिक्योर्ड क्रेडिटर 100 में से। वो एक्चुअली थोड़ा मैं फ्रेम नहीं कर पाया उसका क्वेश्चन जो है। हाँ हाँ हाँ, टोटल डेट तो 100 करोड़ है, सिक्योर्ड क्रेडिटर के 50 करोड़ है। कोई बात नहीं, मतलब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी पर भेज दीजिए, आगे चलते हैं। द ट्रांजैक्शन डन बाय सर द वाइफ ऑफ, मैंने पहली बार किया है जी, तो कोई लैंग्वेज बात थोड़ी नहीं, इधर उधर हाँ होगी तो होगी। वाइफ की जो वाइफ है, वाइफ ऑफ किसकी, डायरेक्टर, हाँ जी, जी यहाँ पर डायरेक्टर आ जाएगा वर्ड, वाइफ ऑफ डायरेक्टर। तो क्या इसको पीयूएफई ट्रांजैक्शन मानेंगे? ये ट्रांजैक्शन कब हुई है ये देख लेते हैं। नो, एज इट इज डन मोर देन 10 years, यस इट इज डन टू डिफ्रॉड विद क्रेडिटर्स, एक्सटॉर्शनेट है, नन ऑफ द अबव। तो ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या है। ट्रांजैक्शन इसमें ये हुआ था कि भाई 30 करोड़ रुपए इज ओड टू वाइफ ऑफ वन ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, और प्रॉपर्टी जो है उसके पास 250 करोड़ रुपए की उसको दे रखी कोलेट्रल, है ना जी। हाँ जी उसकी वाइफ को प्रॉपर्टी 250 करोड़ रुपए की दे रखी है, 30 करोड़ देनी है उसको, और डेट हमने लिया था 1 मार्च 2018 को, 1 मार्च, और हमारी ये शुरू हुई है 24 मार्च 2020 को। तो ट्रांजैक्शन तो ये 2 साल से पुरानी है ना जी। लेकिन अब ये है कि क्योंकि आपने बहुत ज्यादा इसको वो दे रखा है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा दे दी ना जी। हाँ 30 करोड़ देना था, 30 करोड़ के बदले में आपने कहा 250 करोड़ रुपए उसको की कोलेट्रल दे दी, तो इसलिए फिर वो ट्रांजैक्शन आपकी एक्सटॉर्शनेट में आएगी, कहाँ आएगी जी? ये फ्रॉडलेंट में चली जाएगी ना सर, फ्रॉड विद द क्रेडिटर्स हो जाएगा ना, क्योंकि क्रेडिटर्स का पैसा जो है वो आपने उसके पास रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इट इज, ये इसमें आ जाएगा, इट इज डन विद टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स। अगला देखते हैं। Then in that case there is no timeline. हाँ ना, उसमें कोई टाइमलाइन नहीं है, उसमें कोई टाइम नहीं। अगला देखते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर बी एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर इज नॉट वैलिड। तो क्योंकि इसमें 2 बातें थी जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर था, एक तो ये 2016 में जो है ये बंदा आपका ऑडिटर था, ये शुरू हुई है, लिक्विडेशन शुरू हुई है आपकी 2020 में, तो 3 साल से पहले था, ठीक है। लेकिन दूसरी बात और भी है इसके साथ कि इसकी फर्म को 12% की टर्नओवर सीडी से ही आ रही है। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स है उसमें आपको देखना पड़ेगा कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में क्या लिखा है। बेसिकली अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स का रिलेटेड रेगुलेशन कौन सा है, बताइए जरा एक बार चक्रवर्ती जी। सर इसमें 5 year का पीरियड एप्लीकेबल होगा ना, ऑडिटर्स है 5 ईयर का होगा इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या है, जो अगर आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या लिक्विडेटर वहां पर 3 साल का है, यहाँ पर जो है वो 5 साल का, 5 साल का, और टर्नओवर का यहाँ कोई वो नहीं है, रेफरेंस हाँ नहीं है। टर्नओवर का कोई रेफरेंस नहीं है, वहां पर टर्नओवर का है कि वहां वहां का 5% या टर्नओवर का 10%, रेफरेंस है। हाँ, तो इस तरह से
ठीक है जी। तो इसमें जो है आपका ये तो he was auditor more than 3 years, he was लास्ट में आ जाएगा सर। हाँ he was during time less than 5 years, ये वाला आ जाएगा आंसर इसका। हाँ जी, हाँ जी। तो ये वैलिड नहीं है, किस ग्राउंड पे वैलिड नहीं है, ये ग्राउंड है। अगला, लिक्विडेटर इज बाउंड टू सेल द पार्ट एज गोइंग कंसर्न। भाई अगर कोई लिक्विडेटर को लगता है कि भाई बेटर रियलाइजेशन हो सकता है, तो क्या अगर एस जो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी है वो कुछ और कह रही है, लिक्विडेटर कुछ और कह रहा है, लिक्विडेटर को जो सही लग रहा है, लिक्विडेटर को लग रहा है भाई बेटर रियलाइजेशन होना, तो क्या बेच सकता है? क्वेश्चन ये है। बताइए, मेरे हिसाब से सी होना चाहिए इसका आंसर, क्यों जी? ऐसे हाँ, नो SCC। है, बताइए सुनील। नहीं सर, यस होगा ना सर, ये वो बेच सकता है, हाँ तो नो तो नहीं होएगा। वो आगे की वर्ड ठीक है, लेकिन नो की वजह से नहीं होगा, यस होगा, यस सीओसी हैज प्रपोज्ड। अच्छा, सीओसी ने क्या बोला था, एक मिनट देख लेते हैं, सीओसी ने क्या बोला था। सीओसी ने बोला कि पार्ट ऑफ द बिजनेस एज गोइंग कंसर्न भेज दो, विच वाज डिनाइड बाय स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी। ठीक है, और ए भी फील करता है कि और गोइंग कंसर्न हाँ बेचने ए को भी लग रहा है। हाँ तो तो ही कैन सेल इट हाँ एज सीओसी हैज प्रपोज्ड। हाँ ठीक है, हम्म। ठीक है, ओके, आगे आगे चलते वो हैं। सी को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए किया जी, हाँ मतलब है तो सजेशन, उसकी बाइंडिंग नहीं है, लेकिन वो हाँ सेल कर सकता है, यस पहले आएगा। हाँ बस सर इतना ही था। बस जी, हाँ ठीक है जी। तो अच्छा, इसके बाद में एक और केस स्टडी थी। सर आप आराम कर लो जी, आज आप बहुत ज्यादा हो गया गले को, फिर हमें 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 3-4 दिन गैप ना रखना पड़े, इसलिए बेटर ये है कि केस स्टडी आज छोड़ देंगे। हाँ चलो, आज कुछ कवर हो भी गया वैसे, है ना? हाँ जी, काफी हो गया सर। आज था ना, हाँ चलो कुछ तो हो रहा है ना। आपके आने से जान सी आ जाती है जी, अदरवाइज नहीं तो फिर। ये तो सही बात है सर, आप बताते हैं तो अलग से अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि भाई चलो थोड़ा सा सिंपल भाषा में, मेन बात ये है कि मेन वही है ना सर, आप हमारे जनरल लैंग्वेज में कर